वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है डायरेक्ट टैक्स की नई क्लास में, और मैं यूं कहूं सेकंड चैप्टर की लास्ट क्लास में। कल हमने आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट समझाए थे और कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। कल थी 27 जनवरी और आज है 28 जनवरी। होप सो जो जो होमवर्क दिए थे वो आप कर कर लाए हैं। 28 जनवरी 2024, 28 है ना? हाँ 28 संडे। चलो भी बहुत अच्छी बात है, आजकल तारीखें भी ध्यान नहीं रहती। चलो जी, तो मैं आपको बता दूं कि कल हमने कुछ होमवर्क दिया था आपको। सबसे पहली बात, क्या वो आप होमवर्क करके लाए हो या कि नहीं लाए हो? सर कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, कुछ क्वेश्चंस नहीं किए थे। मैं फिर कहूंगा, इफ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ देन डू योर होमवर्क। हमेशा आपको होमवर्क करना ही करना है। आज हम कुछ देखेंगे, उसमें स्लाइटली एक दो क्लरिकल मिस्टेक है, वो मैं अभी रेक्टिफाई करवा दूंगा। कुछ बच्चों ने किया होगा, उन्होंने कर भी ली होगी एज यूजुअल। कॉन्सेप्ट पता चलने के बाद कोई क्लरिकल मिस्टेक भी आती है, टाइपिंग एरर भी आता है, तो वो आप आसानी से ठीक कर सकते हैं, बिकॉज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो जी, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि लास्ट क्लास में या उससे लास्ट क्लास में हमने सारा का सारा स्कोप ऑफ टोटल इनकम खत्म करवाया था, रेजिडेंशियल स्टेटस खत्म करवाया था। स्टिल उसमें दो पॉइंट थे। एक पॉइंट मैंने कल की क्लास में करवा दिया था, एक पॉइंट मैं आज की क्लास में करवाऊंगा। पॉइंट क्या है? बस छोटा सा है, 1 सेकंड का, कि एक सर्कुलर है। सर्कुलर किस रिगार्ड में है? सर्कुलर है एनआरई एनआरओ अकाउंट वाले रिगार्ड में। सबसे पहले ये सर्कुलर पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एनआरई एनआरओ अकाउंट होते क्या हैं। एक तो हो गए आपके नॉर्मल सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एक हो गए एनआरई एनआरओ अकाउंट। एनआरई एनआरओ अकाउंट कौन से होते हैं? नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट और एनआरई नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। एनआरओ अकाउंट होते हैं नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है कि आप एनआरई अकाउंट में फॉरेन से कमाया हुआ पैसा डिपॉजिट करवा सकते हैं, आसानी से उस फंड को कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसी अकाउंट से आप फॉरेन में वो किसी भी अकाउंट में वो पैसा भेज सकते हैं। जबकि एट द सेम टाइम एनआरओ अकाउंट वो अकाउंट है जिसमें आप इंडियन रुपीज जमा करवाते हैं, इंडिया में कमाई हुई इनकम डिपॉजिट करवाते हैं। तो ये एनआरई अकाउंट के लिए है। क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग लाइबिलिटी टू टैक्स इन इंडिया of a non-resident seafarer receiving remuneration in NRE account maintained with Indian Bank। NRE अकाउंट कौन सा अकाउंट है? जिसमें आपकी फॉरेन इनकम आती है। वो बैंक आपने किसी इंडियन बैंक के साथ खोल रखा है। इंडियन बैंक भी अकाउंट ओपन करते हैं। उसमें अगर आपकी रेमुनरेशन आती है, सी फेरर जो समुद्र में जहाज चलते हैं ना, इन पे काम करने वाले, इनकम बाय वे ऑफ सैलरी रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट सी फेरर फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया ऑन ए, ध्यान देना जी, ऑन ए फॉरेन गोइंग शिप। इसको कभी भी उस वाले पॉइंट से कन्वर्ट मत करना। किस वाले पॉइंट से? किस वाले पॉइंट से? जो मैंने आपको बताया था कि आपका जो सीडीसी है उसमें कभी भी हम वो टाइम पीरियड इंक्लूड नहीं करते। कौन सा टाइम पीरियड? जो आपने जहाज पर बिताया है। हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, तो इसको वहां से कन्वर्ट मत करना, ये फॉरेन गोइंग शिप होगा। ये कौन सा शिप होगा सर? फॉरेन गोइंग शिप होगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। फॉरेन गोइंग शिप विद इंडियन फ्लैग और फॉरेन फ्लैग, डजंट मैटर। वो क्वेश्चन में आपको देगा इंडियन फ्लैग के साथ एक शिप जा रहा है, फॉरेन फ्लैग के साथ एक शिप जा रहा है, डजंट मैटर उस पर झंडा किस देश का लगा हुआ है। एंड receive into NRE account maintained with the Indian bank shall not include in total income। कहने का मतलब नट शैल में ये है, अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट है, सी फेरर है, मतलब नाविक है, जो नाव वगैरह चलाते हैं, सी फेरर है, नाविक है, और उसका एनआरई अकाउंट में पैसा आता है, जो एनआरई अकाउंट इंडियन बैंक के साथ है, उसमें अगर उसकी सैलरी रेमुनरेशन वगैरह आती है, वो उसकी टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अकाउंट होना चाहिए एनआरई। पैसा कहां से आना चाहिए? शिप से, फॉरेन गोइंग शिप। चाहे उस पर इंडियन फ्लैग हो, चाहे पाकिस्तानी फ्लैग हो, चाहे दुबई का फ्लैग हो, चाहे अमेरिका का फ्लैग हो, कहीं का भी हो, कनाडा का हो। बात समझ आई? छोटी सी एक सर्कुलर था, बाकी कुछ नहीं था। पूरी तरह कॉन्सेप्चुअली ये चैप्टर हुआ आपका खत्म। अब हम देखेंगे, कल हमने आपको कुछ होमवर्क दिए थे। सबसे पहले होमवर्क एक बार चेक करते हैं।
ये तो था जंबो क्वेश्चन। जंबो क्वेश्चन किया, कोई दिक्कत आई जंबो क्वेश्चन में? सर हमने तो अभी किया ही नहीं है। कब करोगे भाई, कब करोगे? ये उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो बच्चे को होमवर्क नहीं कर रहे हैं। फायदा क्या होगा क्लास करने का? कोई फायदा नहीं होगा। रिजल्ट आएगा फिर मास्टर जी को खरी खोटी सुनाओगे, यार पता नहीं कैसे क्लास दी थी, ये दिया था वो दिया था। आज के टाइम पर मैं वो कह रहा हूं जो 2 महीने 3 महीने बाद आपको काम आने वाला है एग्जाम में, और वो आप फुलफिल नहीं कर पा रहे। आई डोंट नो, ड्यू टू तुम्हारी अदर क्लासेस चल रही हैं, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, फैमिली में कुछ इशू है, आपको कैसे भी एट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट वो चीज करनी है। बट ये है कि सिर्फ आपको वो रास्ता निकालना है। रास्ता हर जगह से निकलता है, कोई भी समस्या में हो रास्ता हर जगह से निकलता है। अगर रास्ता नहीं निकल रहा तो 2-4 दिन में रास्ता जरूर निकल जाता है। तो प्लीज मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्लासेस लेने का कोई फायदा नहीं होगा। मैं अपने लालच के लिए नहीं बोल रहा हूं, बट स्टिल आपको कोई फायदा नहीं होगा क्लास लेने का। क्यों? क्योंकि आप होमवर्क करेंगे नहीं। जो मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा वो 1-2 दिन तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा, वाह मास्टर जी ने क्या पढ़ाया, लेकिन वो दिमाग में बैठेगा कैसे, वो समझ कैसे आएगा? प्रैक्टिकल सॉल्व करना पड़ेगा ना। वो क्या आपको क्या लगता है वो एग्जाम में ये पूछेगा कि ये सर्कुलर बता दो लिख के? नहीं, वो इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस देगा, यहीं से छोटे 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 पॉइंट्स बनाएगा। तो आपको होमवर्क जरूर करना है मेरे दोस्त। मैं फिर कह रहा हूं अभी भी देर नहीं हुई है, अपना होमवर्क चालू कर दो। डेली की डेली खत्म करोगे, जल्दी खत्म होता रहेगा। पाइल अप करते रहोगे, चीजें बहुत बढ़ जाएंगी, कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान सिर्फ नुकसान होगा। ठीक है, ठीक है सर। ये 2 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क था, है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं एक बार, रमेश वाला देखें एक बार। कल मैं कह रहा था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। मिस्टर रमेश एंड सुरेश 2 भाई हैं। रमेश एंड सुरेश आर 2 brothers that earned the following income during the previous year 23-24. Ramesh settled in Canada in 2004 and but visited India 20 days every year. क्या 20 दिन से कोई फर्क पड़ेगा? वो हर साल 20-20 दिन आता है इंडिया में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेजिडेंशियल स्टेटस पर 20 दिन से कोई फर्क पड़ता है? नहीं। अगर मैं चेक भी करने जाऊं रेजिडेंशियल स्टेटस तो मिनिमम डेज कितने होने चाहिए सर? 60 डेज होने चाहिए। परफेक्ट। मिस्टर रमेश सेटल्ड इन कनाडा in the year 2004 but visit India every 20 days every year. And Mr. Suresh settled in Delhi. रमेश कनाडा में है, हर साल 20-20 दिन आता है। सुरेश अपना ये बगल में रहता है दिल्ली में। कंप्यूट द टोटल इनकम, ठीक है, निकाल देते हैं। चलो जी, सबसे पहले यू हैव टू कैलकुलेट रेजिडेंशियल स्टेटस इन दिस क्वेश्चन। रमेश का अलग, सुरेश का अलग। सबसे पहले रमेश की बात करूं, अगर मैं रमेश की बात करूं तो रमेश कहां पर सेटल्ड है? आउट ऑफ इंडिया, कनाडा में। 20 दिन आता है, क्या कोई फर्क पड़ेगा 20 दिन से? नहीं सर। सीधा सीधा रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो जाएगा? नॉन रेजिडेंट। क्योंकि अगर मैं चेक भी करूं तो उसको 60 डेज मिनिमम रुकना पड़ेगा। एंड लास्ट 4 ईयर में, एंड लास्ट कंटिन्यूस 4 ईयर में, एंड लास्ट प्रीसीडिंग कंटिन्यूस 4 ईयर में, एंड लास्ट इमीडिएटली प्रीसीडिंग कंटिन्यूस 4 ईयर में he or she has to live in India 365 days or more. ठीक है, ठीक है सर। सुरेश क्या है? सुरेश पूरी तरह ROR होगा। कोई दिक्कत इस बात में? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं। कैलसी निकाल लो, कैलसी मेरे हाथ में है। हाँ जी। रमेश स्टेड इन इंडिया ओनली फॉर 20 days every year, hence he is a non resident. उसका कोई फर्क नहीं पड़ता वो 20 दिन इंडिया में रुक रहा है या कितने दिन रुक रहा है। सुरेश स्टेड इन इंडिया फॉर 365 days and hence he is a resident in all 10 preceding previous year, hence he is ROR, वो ROR है। इनकम विच इज डीम्ड टू बी एक्रूराइज्ड इन इंडिया, नॉन रेजिडेंट के हाथ में मैं कौन सी इनकम टैक्स करूंगा? कल मैंने आपको बतलाया था सेक्शन 9, सेक्शन 9 में नॉन रेजिडेंट के हाथ में टैक्स कर दूंगा। हाँ सर, जल्दी बोलो फटाफट। हाँ सर, चलो अच्छी बात है। ROR के हाथ में ऑल इनकम्स आर टैक्सेबल इन इंडिया, सारी की सारी इनकम टैक्सेबल हो जाएंगे ROR के हाथ में। चलो एक एक करके करना, सॉल्व करो। इंटरेस्ट फ्रॉम कनाडा डेवलपमेंट बॉन्ड 50% ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। जितनी इनकम सुरेश ने रिसीव की है वो इंडिया में टैक्स, रमेश ने की है वो इंडिया में टैक्स। सुरेश ने तो सर पूरी की पूरी 40,000 की है तो सुरेश का पूरा 40,000, और अगर इसने 50% की है तो 35,000 का 50% हो गया 17,500, 17,500। ये लो जी, इंटरेस्ट फ्रॉम बॉन्ड, इंटरेस्ट फ्रॉम
इंटरेस्ट ऑन कनाडा डेवलपमेंट बॉन्ड 50% रिसीव्ड इन इंडिया, ये वाला पॉइंट 17,500 एंड 40,000। उससे अगला पॉइंट क्या है, उससे अगला पॉइंट है डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। डिविडेंड मिला ब्रिटिश कंपनी से, रिसीव भी कहां हुआ, लंदन में। तो क्या तुम्हें लगता है नॉन रेजिडेंट की फॉरेन इनकम को हम इंडिया में टैक्स कर सकते हैं? नो। आप हमेशा रेजिडेंट की फॉरेन इनकम को इंडिया में टैक्स कर सकते हैं। दैट्स व्हाई 20,000 वी शैल इंक्लूड, दैट्स व्हाई 20,000 वी शैल इंक्लूड डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव्ड इन लंदन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ, नंबर 3, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया। तो मैंने लगता सारा का सारा टैक्स कर देना चाहिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी रिसीव्ड इन इंडिया, सर 60,000 90,000 पूरा का पूरा टैक्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3, मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूं कि कॉन्सेप्ट मैंने कल ऑलरेडी करवाया था। कोई भी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगी। फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन कनाडा 1 लाख रुपए है रमेश के नाम, तो रमेश के नाम फुल टैक्स कर देंगे, रमेश के नाम फुल टैक्स कर देंगे, ये लो, ठीक है सर। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट इन यूको बैंक, दोनों का ले लेंगे 7,000 12,000, कोई दिक्कत? हाँ सर ले लिया 7,000 12,000। एग्रीकल्चर इनकम सिचुएटेड इन आंध्र प्रदेश, अगर एग्रीकल्चर इनकम हो रही है आपकी और लैंड आपकी कहां सिचुएटेड है? आंध्र प्रदेश यानी इंडिया में, तो फिर उस केस में क्या होगा, बताओ फटाफट। सर उस केस में ये होगा कि हम टैक्स कर देंगे या एग्जेम्प्ट कर देंगे। सर एग्रीकल्चर इनकम हमेशा एग्जेम्प्ट होती है, तो आपको वो टैक्स नहीं करनी है, ये लो जी। हाँ सर एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, उसको हम टैक्स नहीं करेंगे। लास्ट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। कई बच्चों ने पूछा मुझसे कल कि सर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड का क्या करेंगे। सबसे पहली बात, इसमें 2 डिडक्शन अलाउड होंगी। चुपचाप 80 टीटीए की डिडक्शन अलाउ कर देना 10,000 की, लेकिन रेजिडेंट को, लेकिन सिर्फ रेजिडेंट को, याद रखना। हाँ सर, सर ये LIC का प्रीमियम पे, हाँ ये भी अलाउड हो जाएगी। क्वेश्चन में अलाउड नहीं है बट स्टिल आपको ये अलाउ करनी है। मेरा पेन कहाँ गया, ये रहा। आपको यहां पर 30,000 और माइनस करने हैं, 30,000 और माइनस कर देना, यहां पर अप्रोक्सीमेटली 1,22,000 रह जाएगा। 80C के माइनस कर देना, LIC प्रीमियम पेड। एक छोटा सा ये क्या है ना, फॉर्मेटिंग करते हुए शायद वो लाइन कट गई है यहाँ से, टोटलिंग भी फिर उसी हिसाब से आया। ठीक है, ठीक है सर, क्वेश्चन खत्म। हाँ सर, कितना छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। मिस्टर डेविड वार्नर, government employee serving the Ministry of External Affairs, left India for the first time 31st March 2023 due to his transfer to High Commission of Canada। मिस्टर डेविड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कनाडा चला गया है 31 मार्च 2023 को। He did not visit India during the year 23-24। अगर वो इंडिया में विजिट नहीं करता है करंट प्रीवियस ईयर में, उस साल में क्या हो जाएगा सर, नॉन रेजिडेंट। He has received the following incomes 23-24। इसका सबसे पहले you have to calculate residential status, then you have to calculate total income of a non-resident, that is Mr. David। सैलरी इनकम फॉरेन की इनकम है, इंडिया में टैक्स नहीं करेंगे। फॉरेन अलाउंस एग्जेम्प्ट होते हैं, हाँ सर एग्जेम्प्ट होते हैं। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम बैंक इन इंडिया, अगर आपकी कोई भी इंडियन इनकम हुई नॉन रेजिडेंट की तो वो इंडिया में टैक्स जरूर होगी। पाकिस्तान वालों ने कोई उनको सैलरी पे की है तो नॉन रेजिडेंट बाहर बैठे बंदे को बाहर बैठे सैलरी दे दो। सर नहीं समझ में आया, चलो सबसे पहली बात, सैलरी उसको मिली है 5 लाख रुपए, हमने स्टेटस क्या बतलाया इसका, सर नॉन रेजिडेंट। स्टेटस क्या है सर, नॉन रेजिडेंट। अगर नॉन रेजिडेंट बाहर बैठ के सैलरी ले रहा है तो क्या उसको टैक्स करते हो सकते हो? अमेरिका में कोई बंदा बैठा सैलरी ले रहा है किसी अमेरिकन कंपनी से, क्या उसको इंडिया में टैक्स करोगे? नहीं, ठीक। फॉरेन अलाउंस, फॉरेन अलाउंस के लिए मैंने बताया था, अगर कोई इंडियन एम्बेसी से इंडियन एम्बेसी वगैरह में
बाहर रहता है, इंडियन एम्बेसी में रहता है बाहर के देशों में, तो उस केस में जो अलाउंसेस होते हैं और प्रिक्विजिट होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इन इंडिया, अगर आप इंडिया से कोई फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट कमा रहे हो देन यू हैव टू पे टैक्स इन इंडिया। अगला, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान, मुझे दोनों इनकम से कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है दोनों इनकम से लेना देना, क्योंकि दोनों इनकम पाकिस्तान में जनरेट हो रही है। नॉन रेजिडेंट की, कोई दुबई के शेख की इनकम अगर पाकिस्तान में हो रही है उसमें इंडिया का कोई लेना देना नहीं है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान नॉट टैक्सेबल, मुझे क्या मतलब, नॉन रेजिडेंट की कोई इनकम टैक्स करो, आई डोंट केयर। Income from salaries payable by government of India to a citizen of India for service rendered outside India deemed to be accrue arise in India. Hence, such income is taxable in the hands of Mr. David, even though he is a non-resident. It has been assumed that Mr. David is citizen of India. बात समझ आई? मैंने क्या बोला था? शायद मैंने ये बोल दिया था कि इसकी सैलरी टैक्स नहीं होगी, इसकी सैलरी टैक्स होगी इंडिया में। शायद मैंने रिवर्स बोल दिया, सैलरी टैक्स होगी इंडिया में। सर क्यों होगी सैलरी टैक्स इंडिया में? मुझे एक बात बतलाओ, ये वाला कल जो कॉन्सेप्ट हम देख रहे थे, ये वाला जो कॉन्सेप्ट हम देख रहे थे, ये वाला सैलरी पेबल बाय, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाए यहाँ पर, सैलरी पेबल बाय द गवर्नमेंट टू इंडियन सिटीजन फॉर सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया, नॉन रेजिडेंट का केस था। हाँ सर नॉन रेजिडेंट का केस था। इनकम डीम्ड टू बी एक्रू और अराइज इन इंडिया, बात समझ आई? हाँ सर, तो इसलिए ये सैलरी इंडिया में टैक्स हो जाएगी। फॉरेन अलाउंसेस एग्जेम्प्ट होते हैं, अलाउंसेस परक्विजिट पेड अलाउंस सच इंडियन आउटसाइड इंडिया बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सिटीजन ऑफ इंडिया रेंडरिंग सर्विस इज एग्जेम्प्ट, हेंस फॉरेन अलाउंसेस एग्जेम्प्ट। सिर्फ सैलरी इसकी टैक्स हुई है। सर इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट वाला पॉइंट कहाँ गया? ये वाला पॉइंट नहीं लिखा ना इसका। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम बैंक इन इंडिया, ये भी टैक्स हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट फ्रॉम बैंक इन इंडिया, अगर आप इंडियन बैंक से कोई भी इनकम कमा रहे हो, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, तो वो आपकी टैक्स हो जाएगी। इसको भी टैक्स कर देना, इसको भी टैक्स कर देना। ठीक है, यस और नो? यस सर, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं होमवर्क में, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, फिर इसके बाद इसको खत्म करेंगे इस चैप्टर को। एक्स इज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, वो कहाँ का सिटीजन है? सिटीजनशिप कहाँ की है? पाकिस्तान की है। मैटरनल ग्रैंडफादर वाज बोर्न इन विलेज नियर कराची 1993, पार्टीशन से पहले अगर आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स इंक्लूडिंग नाना नानी का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है तो आप क्या कहलाओगे? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और अगर आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाए, he comes to India on 7th April 2023 to complete a foreign assignment of his employer company. He goes back on 4th October. ये कब आया? 7 अप्रैल को इंडिया में आया और 4th अक्टूबर को इंडिया से चला गया। मिसिज एक्स जो इसकी वाइफ है, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट ROR है 23-24 में, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, हमें क्या फर्क पड़ता है? प्रायर टू 7th अप्रैल 2023 एक्स वाज इन इंडिया एज फॉलोज, 2022-23 में इतने दिन आया, 21-22 में, 20-21 में, 19-20 में, 18-19 में, 17-18 में, ऐसे कर करके वो आया था इंडिया में। बात समझ आई? यस सर, ये उसने इनकम कमाई है। तो सबसे पहले यू हैव टू कैलकुलेट रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, हाँ सर, चलो सबसे पहले मुझे बताओ उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, वो टोटल कितने दिन इंडिया में रुका? सर अगर मैं बात करूं, वो इंडिया में रुका 7th अप्रैल को इंडिया में आया, तो 30-6 24 डेज अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में कितना? 4 अक्टूबर, 181 डेज। वो कुल मिला के कितना दिन रुका है?
181 डेज। और ये क्या है सर? ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। इसके ऊपर कौन सी कंडीशन लग रही थी सर? इसके ऊपर कंडीशन लग रही थी कौन सी वाली? सिर्फ 181 डेज वाली। 60/365 डेज वाली कंडीशन नहीं लगेगी। एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? सर नहीं आई समझ में। दो केसेस में बाहर जा रहा था, एक केस में इंडिया में आ रहा था। ये वही केस है, ये इंडिया में आ रहा है। अगर ये इंडिया में आ रहा है तो उसमें दो कंडीशन थी, सिटीजन ऑफ इंडिया या फिर इंडियन ओरिजिन। दोनों केस में जब बाहर जा रहा था तो सिर्फ एक कंडीशन थी, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। ठीक है सर। तो ये क्या हो गया सर? ये नॉन रेजिडेंट हो गया। X is a foreign citizen. Grandfather was born in undivided India. He is a person of Indian origin. सबसे पहले वही बात लिख दी। हाँ सर। 7 अप्रैल को आया, 4 अक्टूबर को चला गया। टोटल डेज हमारा भी 181 डेज निकला था। हाँ सर। ओनली इफ एटलीस्ट उसको कितना दिन रुकना था? 182 डेज। 60/365 डेज वाली कंडीशन इस पर नहीं लगती। क्यों? क्योंकि ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। देयरफॉर ये नॉन रेजिडेंट है 24-25 के लिए। चलो अब ये इनकम टैक्स कैलकुलेट करना शुरू कर दो। कौन कौन सी इनकम इसकी टैक्स होंगी नॉन रेजिडेंट की? सैलरी इनकम फ्रॉम पाकिस्तानी कंपनी रिसीव्ड इन पाकिस्तान फॉर सर्विस रेंडर्ड इन पाकिस्तान। क्या इससे इसका कोई लेना देना होगा? हाँ जी। क्या इससे नील? कोई लेना देना नहीं होगा। क्यों? पाकिस्तान की कंपनी है, पाकिस्तान में सैलरी रिसीव हुई, सर्विस रेंडर्ड कहाँ हुई? पाकिस्तान में हुई। सैलरी फ्रॉम पाकिस्तानी कंपनी रिसीव्ड इन पाकिस्तान फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया। आप मुझे बताओ, अगर कोई सर्विस रेंडर्ड हो रही है इंडिया में, हाँ जी, कोई सर्विस रेंडर्ड हो रही है इंडिया में, सैलरी अर्नड फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया, सैलरी अर्नड फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया डीम्ड टू बी इनकम मान ली जाएगी। चलो जी, सैलरी 6,63,000 फॉर सर्विस रेंडर्ड इंडियन इनकम है, टैक्स कर देंगे। ठीक है? हाँ सर। बिजनेस इनकम है, बिजनेस सिचुएटेड इन यूए, इनकम इज रिसीव्ड इन यूए, बिजनेस इज पार्टली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। इंडिया से अगर होली कंट्रोल होता तो कुछ सोचते, अदरवाइज अब नहीं सोचेंगे, नील लेकर चलेंगे। रेंटल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन मुंबई, मुंबई में कोई प्रॉपर्टी सिचुएटेड है 2,10,000 की, इनकम इज रिसीव्ड इन पाकिस्तान, डजंट मैटर। अगर कोई भी प्रॉपर्टी सिचुएटेड है इंडिया में, एक एक पॉइंट वही, सारे वही पॉइंट हैं, सारे वही पॉइंट, एनी प्रॉपर्टी एसेट सोर्स इनकम इन इंडिया, तो आपकी क्या हो जाएगी? डीम्ड टू बी एक्रू और राइज इन इंडिया, 2,10,000 रुपए। रेंटल इनकम फ्रॉम मुंबई प्रॉपर्टी, इंडियन इनकम। ऑब्वियसली अगर प्रॉपर्टी इंडिया में रिसीव चाहे कहीं भी करो, हमें फर्क नहीं पड़ता। रिसीविंग से कभी भी इनकम फॉरेन या डोमेस्टिक नहीं होगी। जल्दी, रिसीविंग से कोई भी इनकम फॉरेन इनकम नहीं होगी। अगर आपने इंडिया में इनकम रिसीव की है तो फिर वो इंडियन इनकम हो जाएगी। बिजनेस इनकम, हाँ जी, कौन सा पॉइंट था? 2,10,000, 2,10,000 का मैंने आपको बतला दिया है, कंसीडर करेंगे। बिजनेस इनकम, बिजनेस इज सिचुएटेड इन यूके, इट इज पार्टली कंट्रोल फ्रॉम यूके, पार्टली फ्रॉम पाकिस्तान। देखना जी, बिजनेस कहां पर सेटल्ड है? यूके में। पार्टली पाकिस्तान से कंट्रोल हो रहा है, पार्टली यूके से। इनकम इज रिसीव्ड इन यूके एंड लेटर ऑन रेमिटेड टू इंडिया। रेमिटेंस पर कोई टैक्स है? नहीं, कोई टैक्स नहीं होगा, नील कंसीडर करेंगे इस चीज को। फॉरेन इनकम है, नील टैक्स करेंगे। बर्थडे गिफ्ट, ही सेलिब्रेट हिज बर्थडे ऑन 10th June 2023, 74,000 रिसीव्ड कैश गिफ्ट इन इंडिया फ्रॉम हिज फ्रेंड। हाँ जी, 74,000। अदर सोर्सेज 50,000 से ऊपर जाते ही इनकम में कंसीडर कर लेंगे। टोटल इनकम निकल गई आपकी। बताओ, इन क्वेश्चंस में कोई भी दिक्कत थी? ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट आया जो मैंने आपको क्लास में ना बताया हो या आपसे ना सॉल्व हुआ हो? हाँ जी, फटाफट बोलो। क्या कोई भी ऐसी दिक्कत हुई? क्या कोई भी ऐसा क्वेश्चन था? तीन क्वेश्चन मैंने होमवर्क में करवा दिया आपके क्लास में, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन थोड़े से बड़े थे और इंपॉर्टेंट थे। तीनों क्वेश्चंस में हमें कितना टाइम लग गया? हमें मोटा मोटी 25 मिनट लग गई। क्या 25 मिनट में
आपको लग रहा है कोई ऐसा कॉन्सेप्ट था जो आपने ना पढ़ा हो अभी तक? नहीं सर, कॉन्सेप्ट सारे पढ़े थे, एप्लीकेबिलिटी में दिक्कत थी। वही बात है, आपको पता होना चाहिए ये इंडियन इनकम है, ये फॉरेन इनकम है, ये कौन सी इनकम है, ये कहां पर रिसीव हो रही है, और जो रिसीव करने वाला है उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। उसी के हिसाब से हम इसकी टैक्सेबिलिटी डिसाइड करेंगे। यस और नो? बढ़ सकते हैं आगे, चल सकते हैं आगे, जल्दी बोलो फटाफट, यस और नो। सर चल सकते हैं। देखिए, रेजिडेंशियल स्टेटस कंप्लीट, टोटल इनकम कंप्लीट, होमवर्क कंप्लीट, क्लास वर्क कंप्लीट। मेरी तरफ से 2 चैप्टर खत्म हो चुके हैं आपके। तारीख हुई है 28 जनवरी, तारीख हुई है 28 जनवरी, और आज आपका एक चैप्टर और मैं खत्म करवा दूंगा। छोटा सा चैप्टर है एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम भी मैं आज ही खत्म करवा दूंगा, क्योंकि नन्ना मुन्ना सा 2-3 कॉन्सेप्ट है उसमें, बस उसके बाद उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, ठीक है सर, करवा दो। 3 चैप्टर आज आपके मोटा मोटी कंप्लीट हो जाएंगे। देख लेना, धीरे धीरे सिलेबस कवर होता जा रहा है, स्लोली एंड ग्रेजुअली। और मैं फिर कह रहा हूं, पूरी क्लास में ये जो कोर्सेज आपके हैं, ये कोर्सेज आपके फुल कोर्स तो नहीं है जो रेगुलर कोर्स होते हैं, बट स्टिल मैंने पूरे कॉन्सेप्ट करवाए हैं, पूरे कॉन्सेप्ट करवाए हैं, और फिर पूरा प्रैक्टिकल बस समझाया है एग्जाम्पल देकर। एग्जाम्पल नोट डाउन भी करवाता हूं, ये देखो इधर सारे एग्जाम्पल नोट डाउन करवा दिया, होमवर्क करवा दिया। अब और क्या लोगे, अब तुम्हारे हाथ में है दोस्त, जो भी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर, आ जाओ। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा एग्रीकल्चर इनकम। हाँ जी, एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर मतलब सर खेती बाड़ी, इनकम मतलब सर आय। जो खेती बाड़ी से आय होती है, जो एग्रीकल्चर से इनकम होती है, उसका क्या ट्रीटमेंट रहता है इंडिया में? सर अभी तो आपने पिछले चैप्टर में बताया था कि अगर वो इंडिया से हो रही है एग्रीकल्चर इनकम तो एग्जेम्प्ट है, और अगर एग्रीकल्चर इनकम फॉरेन से हो रही है, फॉरेन में श्रीलंका से, नेपाल से, भूटान से, बांग्लादेश से, यूके, यूएस, कनाडा, दुबई, कहीं से भी अगर एग्रीकल्चर इनकम हो रही है तो वो टैक्सेबल है अंडर द हेड IFOS। मतलब आपको सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम देखकर उस पर टूट नहीं पड़ना है कि एग्रीकल्चर इनकम, इसको तुरंत एग्जाम्प्ट कर दो, नहीं। आपको यह चेक करना है क्वेश्चन में कि वो एग्रीकल्चर इनकम मेरी आई कहां से है। अगर वो इंडिया से आई है तो एग्जेम्प्ट सेक्शन 10(1) में, अदरवाइज वो हो जाएगी टैक्सेबल। कहां पर? IFOS में। हाँ जी, शुरू करें? हाँ सर शुरू करें। आइए जी, कैल्सी साइड में रख दो अभी के लिए, फटाफट मेरे साथ एक डायग्राम बनाओगे। एग्रीकल्चर चैप्टर को आज मैं कुछ इस ढंग से पेश करूंगा आपके सामने, आप खुद कहोगे यार मजा आ गया, ये चैप्टर क्लियर हो गया एकदम। और जो इसके मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी मैं कंसीडर करके चलूंगा, हर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना। ठीक है, ठीक है सर, चलो जी, साथ हो मेरे? हाँ सर, हम आपके साथ हैं। चलो जी, एग्रीकल्चर इनकम में सबसे पहले हम लोगों को बनाना है एक डायग्राम। चलो, एग्रीकल्चर इनकम, अगर मैं एग्रीकल्चर इनकम की बात करूं, अगर मैं एग्रीकल्चर इनकम की बात करूं तो मुझे पता होना चाहिए मेरी एग्रीकल्चर इनकम आ कहां से रही है। सर ये एग्रीकल्चर जो इनकम है ये आएगी मेरी एग्रीकल्चर लैंड से। एग्रीकल्चर लैंड से जो मेरी इनकम आएगी उसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। एग्रीकल्चर लैंड से जो मेरी इनकम आएगी मैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। फर्स्ट इज रूरल एग्रीकल्चर लैंड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, और सेकंड इज अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। रूरल एग्रीकल्चर लैंड और एक है अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। रूरल एग्रीकल्चर लैंड का क्या मतलब है? रूरल एग्रीकल्चर लैंड का मतलब है जो गांव देहात की जमीन होती है, दैट इज कॉल्ड रूरल एग्रीकल्चर लैंड। मतलब जो गांव की खेती बाड़ी की जमीन है उसको कहते हैं रूरल एग्रीकल्चर लैंड। एंड जो शहर की अर्बन, जो शहर की एग्रीकल्चर लैंड है
उसको कहते हैं अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। सर शहरों में कहां पर खेती होती है, हमने तो देखा ही नहीं है। सर हमने तो देखा ही नहीं शहरों में भी खेती होती है। ठीक, चलो। तो सबसे पहले आपका डाउट ये आया कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये शहर की खेती है कि गांव की खेती है। आपको ये तो क्लियर होना चाहिए कि यहां तक खेत गांव के हैं और यहां तक खेत शहर के हैं, तभी तो आप इसको क्या करोगे, टैक्सेबल करोगे या एग्जेम्प्ट करोगे। सर क्या एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल भी होती है? डायरेक्टली नहीं होती, इनडायरेक्टली होती। डायरेक्टली नहीं होती, इनडायरेक्टली होती। सीखेंगे कैसे होती। तो एग्रीकल्चर लैंड बेसिकली दो पार्ट्स में मैंने बांट दी, रूरल एग्रीकल्चर लैंड और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। देखो एग्जाम के लिए कि इससे कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, सर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आसानी से बन सकता है पार्शियल इंटीग्रेशन वगैरह कॉन्सेप्ट में, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली भी ये पॉइंट उतना ही इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकली क्यों इंपॉर्टेंट है? इंडिया इज ए कृषि प्रधान देश, एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री है इंडिया। तो आपके सीए बनने के बाद मेरे भी कई क्लाइंट हैं जो किसान हैं और उनकी टर्नओवर 80 करोड़ 85 करोड़ ऐसे उनकी टर्नओवर। ये मैं नहीं कह रहा मैं हर किसान की टर्नओवर इतनी, लेकिन कुछ किसानों की या आड़तियों की टर्नओवर एक्चुअल में इतना होती है। तो आपको पता होना चाहिए जो आड़ती होते हैं, आड़ती मतलब जो मंडियों में बैठते कि हम कमीशन एजेंट, किसान से गेहूं लेकर आगे बेच देना। आपको पता होना चाहिए क्या उस इनकम को हम एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे कि नहीं कहेंगे। एग्रीकल्चर इनकम किसको कहेंगे, एग्रीकल्चर लैंड किसको कहेंगे। तो पहले तो हम बात कर रहे थे रूरल एग्रीकल्चर लैंड, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड की। सर खेत गांव में होते हैं, शहरों में खेत नहीं होते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसका ये मतलब नहीं है कि ये शहर में खेत की बात कर रहा है। अगर आप कहो दिल्ली में खेत नहीं है, ऐसा नहीं है, दिल्ली में खेत हैं, आपने नहीं देखे हैं, वो एक अलग इश्यू है। अगर आप कभी भी दिल्ली के आउटकट्स पे जाओगे, जब जो जो दिल्ली के बॉर्डर्स हैं, आप उससे 20-20 किलोमीटर अंदर चलना। 4-5 बॉर्डर्स दिल्ली में ऐसे हैं, अगर आप उनके 20-20 किलोमीटर अंदर चलोगे तो आपको खेत ही खेत दिखाई देंगे। 20 किलोमीटर दिल्ली में घुसने के बाद शहर शुरू होते हैं दिल्ली के। दिल्ली खुद में एक शहर है, लेकिन उसके अंदर भी तो छोटे छोटे उत्तम नगर, उत्तम नगर, तिलक नगर, रजौरी गार्डन, ऐसे करके लक्ष्मी नगर, ये सारे हैं। तो जो दिल्ली का आउटकट्स है उसके ऊपर खेत हैं, और दिल्ली अपने आप में एक शहर है। तो आपको ये बाइफरकेट करना पड़ेगा कि क्या ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड है कि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है। ऐसा क्यों? क्योंकि टैक्स ट्रीटमेंट सबके अलग अलग है। मैं पहले आपको टैक्स ट्रीटमेंट बता देता हूं कि रूरल जो गांव की जमीन है उनके क्या टैक्स ट्रीटमेंट और जो शहर की जमीन है उनके क्या टैक्स ट्रीटमेंट है। तो जो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है वहां से 3 तरह की इनकम आ सकती है, और जो शहर की जमीन है उससे भी 3 तरह की इनकम आ सकती है। एग्रीकल्चर इनकम, हाँ सर। सेल, हाँ सर। कंपल्सरी एक्विजिशन, हाँ सर। ये 3 तरह की इनकम, मुझे एक बात बताओ, क्या एक खेत से हो सकती है, एग्रीकल्चर जमीन से? हाँ जी, यस और नो? हाँ सर, हो सकती है। और यही 3 चीज आपकी अर्बन में हो सकती है। एग्रीकल्चर की इनकम हो सकती है, सेल हो सकती है और कंपल्सरी एक्विजिशन हो सकती है। एक जमीन का टुकड़ा है, एक खेत है, उससे आप कुछ फसल बो के उस फसल को बेच के एग्रीकल्चर इनकम ले सकते हो। उस जमीन के टुकड़े को बेच दिया, सेल कर दिया, तो भी आपकी इनकम होगी, उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। और इसको अगर कंपल्सरी एक्वायर कर लिया, कंपल्सरी एक्वायर का मतलब सरकार ने जबरदस्ती आपसे ले लिया, तो भी आपके पास पैसा आएगा। दैट मीन्स तीनों ही केस में इनकम होगी। बट हमें ये देखनी है क्या ये टैक्सेबल किस केस में होगी और एग्जेम्प्ट किस केस में होगी। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं, अगर मेरी एग्रीकल्चर इनकम है, अगर मेरी एग्रीकल्चर इनकम है और वो कहां की है, रूरल एग्रीकल्चर इनकम है, रूरल एग्रीकल्चर इनकम है,
वो होगी मेरी एग्जेम्प्ट। हाँ जी, आपने सही सुना, सेक्शन 10(1) में जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं वो इसकी बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है रूरल एग्रीकल्चर लैंड। दूसरा, जो शहर की होती है वो भी क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। वो भी अंडर सेक्शन 10(1) एग्जेम्प्ट होती है। दैट मींस एग्रीकल्चर इनकम चाहे शहर की हुई चाहे गांव की हुई, सारी की सारी एग्जेम्प्ट होगी ही होगी। अब उसकी बात कर लेते हैं, अगर हमने उस जमीन के टुकड़े को बेच दिया, अगर हमने उस जमीन के टुकड़े को बेच दिया तो देखिए देखिए जनाब, देखिए देखिए देखिए, नो कैपिटल गेन। और अगर आपसे कंपलसरी एक्वायर भी कर ली गई तब भी नो कैपिटल गेन। अगर वो मेरी जमीन कौन सी है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, मैं या तो मैंने सेल कर दी या सरकार ने मेरे से जबरदस्ती ले ली, तो आपका कैपिटल गेन नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं आपको कैपिटल गेन चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको कैपिटल गेन की डेफिनेशन बताऊंगा, उसमें इसको कवर ही नहीं किया गया। बिकॉज these asset not covered in capital asset definition। ठीक है, ठीक है सर, रूलर का आप समझ में आ गया? हाँ सर, रूलर का समझ में आ गया। अर्बन का आ जाओ। अर्बन में इन्होंने एक दिक्कत कर दी, अर्बन में इन्होंने एक दिक्कत कर दी। इन्होंने बोला अगर आप अर्बन में कंपलसरी एक्वायर करते हो तो यहां पर क्या होगा, हम एग्जेम्प्ट कर देंगे अंडर सेक्शन 1037 में। अभी तक सरकार आपसे टैक्स नहीं ले रही है एग्रीकल्चर लैंड पर, चाहे वो गांव की जमीन है चाहे वो शहर की जमीन है। अगर एग्रीकल्चर इनकम हुई, चाहे गांव की हो चाहे शहर की हो, वो एग्रीकल्चर लैंड वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी अंडर सेक्शन 10(1) में। अगर वो गांव की जमीन हुई, या तो आपने बेच दी या सरकार ने आपसे जबरदस्ती ले ली, तो भी कैपिटल गेन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि क्योंकि ये कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में आती ही नहीं गांव की जमीन। जो गांव कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन है उसमें खेत खलियान बाहर कर दिए गए हैं गांव के। अगर सरकार ने आपसे जबरदस्ती ले ली अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, सरकार ने जबरदस्ती ले ली, कंपलसरी एक्वायरमेंट हुई है, सरकार ही लेती है मोटा मोटी अमूमन तौर पर कंपलसरी एक्वायरमेंट। ये तो नहीं है रिलायंस आकर कंपलसरी एक्वायर कर सकती किसी जमीन को, नहीं, सरकार के पास। तो सरकार इसको एग्जेम्प्ट कर दिया 1037 में। सरकार कह रही है चल कोई बात नहीं, तेरी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड थी और हमने तेरे से जबरदस्ती ले ली, मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा। सिर्फ एक केस में ये टैक्सेबल हो जाएगी, यहां पर आएगा आपका कैपिटल गेन। अगर आपने अपनी एग्रीकल्चर लैंड सेल कर दी, अगर आपने अपनी एग्रीकल्चर लैंड सेल कर दी और वो एग्रीकल्चर लैंड थी आपकी अर्बन एरिया में, तो सिर्फ एक कंडीशन, 6 कंडीशंस में से सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है जिस पर आपको टैक्स देना है इन द केस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। अदरवाइज 5 ऐसी चीजें हैं जिन पर टैक्स ही नहीं लगता। या तो सरकार ने एग्जेम्प्ट कर दी या कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन से बाहर कर दी, बोला टैक्स देने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ एक केस ऐसा है। तो कभी भी जब भी एग्रीकल्चर लैंड को बेचा जाए या एग्रीकल्चर लैंड से कुछ एग्रीकल्चर इनकम आए, तो हमेशा ध्यान रखना सिर्फ एक केस हिंदुस्तान में ऐसा है जिसमें टैक्स देना पड़ता है, वो है सेल का। और वो सेल कौन सी है? अर्बन। अगर शहरी एग्रीकल्चर लैंड को बेचा गया, कंपल्सरी एक्वायर नहीं किया, बेचा गया, तो उस केस में कैपिटल गेन आएगा। ठीक है, ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत? करेक्ट समझा दिया मैंने, बेसिक। ठीक है सर, चलो अब आपको यह पता होना चाहिए भैया इस जमीन को मैं रूरल एग्रीकल्चर लैंड बोलूंगा और इस जमीन को मैं अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बोलूंगा। अदरवाइज आप बाइफरकेट कैसे करोगे? अब कोई फिक्स पैरामीटर तो है नहीं कि यहां तक रूरल है यहां तक अर्बन है।
नहीं, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है। उसके लिए सरकार कहती है हम अर्बन तो नहीं बता सकते, हम रूरल बता सकते हैं। हम अर्बन तो नहीं बता सकते, हम रूरल एग्रीकल्चर लैंड को डिफाइन कर देते हैं। उन्होंने कहा दो तरह की एग्रीकल्चर लैंड होती है, या तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड होती है या अर्बन एग्रीकल्चर लैंड होती है। तो उन्होंने डिफाइन कर दिया कि अगर आपका कोई भी म्युनिसिपल एरिया है या कंटेनमेंट जोन है, अगर आपका कोई भी म्युनिसिपल एरिया है या कंटेनमेंट जोन है, मतलब क्या, शहरी म्युनिसिपल एरिया। कंटेनमेंट जोन कौन क्या होता है? कंटेनमेंट जोन होता है जहां पर फौजी इलाके होते हैं ना, आपने देखा होगा आपके शहर में कुछ फौजी इलाके होते हैं, सीआरपीएफ एरिया बोलते हैं उनको, बेस कैंप बोलते हैं, कैंप एरिया बोलते हैं। वो उन पर म्युनिसिपैलिटी की नहीं चलती, उन पर उनकी स्पेशल चलती है। आप अगर नोटिस करोगे जो कैंप एरियाज होते हैं वहां पर इतनी सफाई होती है, एकदम सफाई, क्लीननेस, ना कोई रेडी वाला रेडी लगाता है, कोई भी अदर एक्टिविटी उनमें नहीं होती है। उनके रोड एकदम शानदार रहते हैं, उनके जो फुटपाथ हैं वो चमकते रहते हैं, क्योंकि वो एरिया नॉर्मल म्युनिसिपैलिटी में नहीं आता, उनकी अपने स्पेशल कंटेनमेंट बोर्ड होते हैं, उनकी साफ सफाई रख रखाव उन्हीं की जिम्मेदारी होती है, फौज की ही, उस एरिया की स्पेसिफिक। कई शहरों में होता है, हर शहर में लगभग लगभग आ जाता है, यहाँ पर सीआरपीएफ की बटालियन है, यहाँ पर बेस कैंप बना रखा है, यहाँ पे एयरफोर्स है, ऐसे करके होता है। ठीक है, ठीक है सर। तो अगर आपके शहर का, ये शहर का इलाके की बात कर रहे हैं, ये शहर के इलाके की बात कर रहा है, हाँ जी, ये शहर के इलाके की बात कर रहा है। अगर आपके म्युनिसिपल एरिया से या फिर कंटेनमेंट बोर्ड से, जैसे अंबाड़ा कैंट, दिल्ली में दिल्ली कैंट, देहरादून में आपने देखा वहां पर देहरादून कैंट है, कैंट एरिया है, तो वहां पर उस एरिया से आप चलते जाना चलते जाना चलते जाना और 2 किलोमीटर तक चले जाना, इस एरिया की लिमिट के बाद, इस एरिया की लिमिट के बाद शुरू करना, अप टू 2 किलोमीटर तक। अब पॉपुलेशन डज नॉट एक्सीड 10,000, तो वो एरिया क्या हो जाएगा? रूरल एरिया। फिर हम कहेंगे गांव शुरू हो गए हैं। शहर से 2 किलोमीटर तक, शहर जहां पर म्युनिसिपैलिटी खत्म होती है, जहां पर म्युनिसिपल एरिया खत्म होता है, वहां से 2 किलोमीटर तक आप देखना कि अगर पॉपुलेशन 10,000 से कम है तो वो गांव देहात का इलाका आ जाता है, अगर वो पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है तो वो शहरी इलाका रहेगा। 2 किलोमीटर तक 10,000 की पॉपुलेशन देखनी है, फिर उस 2 किलोमीटर से आगे बढ़ना और आगे के 4 किलोमीटर और 2 किलोमीटर पीछे के, यानी 6 किलोमीटर तक पॉपुलेशन चेक करना। अगर पॉपुलेशन 1 लाख तक है, 1 लाख तक है, तो फिर आपका गांव देहात का इलाका है, अदरवाइज शहरी इलाका है। फिर उससे आगे बढ़ना, फिर टोटल म्युनिसिपैलिटी लिमिट से 8 किलोमीटर तक चेक करना और पॉपुलेशन चेक करना। 10 लाख से नीचे है तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, और अगर 10 लाख से ऊपर है तो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड है। सर ये ऐसा क्यों है? समझना बात को। मान लो, अपनी इमेजिनेशन बनाओ, मान लो ये शहर है, ये शहर है अमन का, अमन का, यहाँ पे सब शांति शांति है। ये शहर है, यहां से 2 किलोमीटर चारों तरफ देख लेना। हाँ सर, अगर ये पॉपुलेशन चारों तरफ 2 किलोमीटर तक 10,000 तक है तो फिर क्या होगा? ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, मतलब शहर की म्युनिसिपैलिटी से बाहर का एरिया में पॉपुलेशन कम है, जनसंख्या कम है। तो इन्होंने गांव देहात ऐसे नहीं बनाए कि अगर गांव देहात जो दिखने में जहां पे भैंसें बनती है तो वो गांव हो गए, नहीं। इन्होंने कहा हम पॉपुलेशन के बेस पर गांव डिसाइड करेंगे। तो फिर 2 किलोमीटर तक आप पॉपुलेशन चेक करो, अगर 10,000 से कम पाई गई तो फिर पूरा एरिया म्युनिसिपैलिटी से लेकर वहां तक क्या हो जाएगा? गांव, रूरल एग्रीकल्चर लैंड होगी। बोला जी ठीक है। अब ये तो चलो मान लिया, आप नासिक वगैरह का एग्जांपल ले सकते हो, 2 किलोमीटर तक चेक कर लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर।
अब आप थोड़े से बड़े शहर की तरफ चलो, थोड़ा सा बड़ा शहर पुणे ले लो, पुणे, या फिर 2 किलोमीटर में रतलाम एक शहर है, उसको भी आप ले सकते हो। पुणे ले लो, कब कितना, 6 किलोमीटर तक, 6 किलोमीटर तक उसकी पॉपुलेशन अगर 1 लाख से कम है तो क्या है, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, अदरवाइज अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। और शहर ले लो दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, ये शहर ले लो 10 किलोमीटर तक, 10 किलोमीटर तक पॉपुलेशन कितनी, पॉपुलेशन कितनी, 10 लाख, हाँ जी, सॉरी 8 किलोमीटर तक, 8, 2 6 8, 2 6 8 किलोमीटर तक, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 2 6 8 किलोमीटर तक। सर ऐसा क्यों, जो छोटे मोटे शहर है, छोटे कस्बे हैं, वहां की म्यूनसिपैलिटी से 2 किलोमीटर, क्योंकि ये शहर जो बढ़ते हैं ना अपने चारों तरफ, म्यूनसिपैलिटी से बाहर बढ़ते हैं, तो ये धीरे 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 बढ़ते हैं, इसलिए 2 किलोमीटर की लिमिट लगा दी। अब बात करूं पुणे जैसे शहर की, ये शहर भी बढ़ते हैं लेकिन इन शहरों से तेज बढ़ते हैं, तो इन्होंने 6 किलोमीटर। अब दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, इन शहरों की बात करूं, ये स्पीड में ग्रोथ करते हैं, तो इन्होंने 8 किलोमीटर तक का एरिया कवर किया। रेगुलर बैच में इसको और अच्छे तरीके से मैंने डिफाइन किया था, बट स्टिल यहां पर हमारे पास टाइम लिमिट्स है, तो इसलिए मैंने इसको आपको यहीं तक समझाया है। ये एरिया जो आप देखेंगे, ये कभी भी गलियों से होके नहीं देखेंगे, वरना गलियों से तो शॉर्टकट 2 किलोमीटर बना दोगे, या फिर गलियों से तो बहुत लंबा घुमा के कहोगे अरे 2 किलोमीटर तो मेरा वहां से उस चौक से मुड़ के उस चौक से राइट हो जाना, फिर आगे खंबा मिलेगा, खंबे से लेफ्ट हो जाना, आगे चल के पनवाड़ी की दुकान है, वहां से आगे बढ़ जाना ना। ये जो एरिया चेक करेंगे, एरियली डिस्टेंस, हवाई यात्रा से, मतलब जहाज से, मतलब हवा में चेक करेंगे ऊपर ऊपर, ठीक है। गलियों से, सड़कों से ये रास्ते चेक नहीं होते 2 किलोमीटर तक, ठीक है। ये लिमिट्स अलग अलग क्यों है, पॉपुलेशन के हिसाब से, शहर की कैपेसिटी के हिसाब से, छोटे शहर के लिए छोटी लिमिट, उससे बड़े शहर के लिए उससे बड़ी लिमिट, सबसे बड़े शहर के लिए सबसे बड़ी लिमिट। यहां तक कोई दिक्कत, ये एग्जांपल्स है नीचे, एक बार रीड कर लो 2 मिनट के लिए। दो मिनट के लिए रीड करो। दिमाग में बैठाओ इस कॉन्सेप्ट को एक बार, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। चले चले जी, दिमाग में बैठ गया, ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ा दिया, अब आपको वो डाइजेस्ट भी करना है जो मैंने पढ़ाया है। चलो जी, अब आपको पता चल गया, हाँ सर, अब हमें पता चल गया, ये वाला चार्ट फिक्स हो गया हमारे दिमाग में। अब आपसे अगर इससे पे क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, तो आप इजीली टैकल कर पाओगे, ठीक है। ठीक है सर, चलो नोट्स पर आओ, फर्स्ट पेज पर आओ। अब आपको ये जानना जरूरी है कि एग्रीकल्चर इनकम है क्या, किस बला का नाम है, किस उड़ती चिड़िया का नाम है एग्रीकल्चर इनकम। हाँ सर, तो एग्रीकल्चर इनकम की मैं आपको बताऊं, एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे किसको, किसको हम कहेंगे कि ये मेरी एग्रीकल्चर इनकम है। चलिए साहब, एग्रीकल्चर इनकम का मतलब है, देखिए एज सच तो कानून में ये कहीं भी डिफाइन नहीं है, कानून मतलब इनकम टैक्स में ये कहीं भी डिफाइन नहीं है कि इस चीज को मैं एग्रीकल्चर इनकम बोलूंगा। लेकिन राजा बिनोय कुमार शाह वर्सेस सीआईटी के केस में, वर्सेस सीआईटी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि अगर ये एक्टिविटीज हैं तो ये एग्रीकल्चर इनकम है, इनकम टैक्स में नहीं था। तो उन्होंने बताया अगर बेसिक ऑपरेशन कुछ हुआ है एग्रीकल्चर लैंड पर, और वो एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में है,
चाहे अर्बन चाहे रूरल। मैं एग्रीकल्चर इनकम की बात कर रहा हूं, अब कैपिटल गेन वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं, बात समझना दोस्त, मैं एग्रीकल्चर इनकम की बात कर रहा हूं। रूरल अर्बन से मुझे कोई मतलब नहीं है, ये कॉन्सेप्ट यहीं पर खत्म हो चुका है, इसको भूल जाओ। हाँ जी, एग्रीकल्चर इनकम की बात कर रहा हूं। मैंने आपको ऑलरेडी बताया एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(1) में, क्योंकि आपका आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर नहीं देता। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नो पावर टू लेवी टैक्स ऑन सच इनकम। सच इनकम मतलब एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही पावर नहीं देता। लेकिन आपसे अगर मैं पूछूं क्या स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पर टैक्स लगा सकती है? यस। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगा सकती, स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पर टैक्स लगा सकती है। ठीक है, ठीक है सर। चलो, डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम हम किसको कहेंगे? आपको ये पता होना चाहिए एग्रीकल्चर इनकम है क्या। एज सच नहीं डिफाइन था, तो बिनोय कुमार शाह रॉय वर्सेस सीआईटी के केस में यह बतलाया गया कि अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर लैंड पर जो इंडिया में है उस पर अगर आप बेसिक ऑपरेशंस करते हैं तो वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। बेसिक ऑपरेशंस का क्या मतलब है? बेसिक ऑपरेशंस का मतलब है आप उस पर ह्यूमन लगाते हैं, मानव मतलब आदमी कुछ काम करता है तब जाकर कोई चीज पैदा होती है। आदमी उस पर काम करता, अपनी स्किल लगाता है, वहां से कोई चीज पैदा होती है, तो ये एग्रीकल्चर इनकम है। अब आप ये नहीं कह सकते जंगल में मोर नाचा किसने देखा, मतलब जंगल में पेड़ उगा किसने देखा? अपने आप स्पॉन्टेनियसली पेड़ उग गए, अपने आप उगते रहे। चंदन के पेड़ जंगल में उग गए, आपने काट 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 कर बेच दिया, क्या वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी? नहीं। आपने क्या एफर्ट लगाया? आपने तो कुछ एफर्ट नहीं लगाया उस पर, ना आपने मेहनत की उस पर, ना कोई लेबर लगाया, ना कोई स्किल लगाया, वो तो नेचर की वजह से उठे हैं, इसीलिए वो कभी भी एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएंगे। या भांग का पेड़ अपने आप हो जाता है, लेकिन भांग बिकती महंगी है, भांग बिकती महंगी है, तो ये कभी भी एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएंगे अगर ये अपने आप उग रहे हैं। हालांकि चंदन वगैरह, भांग वगैरह ये ऐसी चीज है, अगर आप ये उगाते हैं तो आपको सरकार को बताना पड़ता है कि मैं ये चीज उगा रहा हूँ, क्योंकि ये महंगी भी होती हैं, नशीली भी होती हैं, कॉस्टली भी काफी होती हैं। तो आपको पहले ही रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है कि साहब मैं ये इतनी इतनी जमीन पर ये फसल उगा रहा हूँ। कुछ स्पेसिफिक फसलें होती हैं, तब जाकर उनको पता चल जाता है कि एग्रीकल्चर इनकम है कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, कैसे हुई। ठीक है, अगर आप और डीप डाउन जाते तो ये वैसे आपके सिलेबस की बात नहीं थी। तो कोई भी अगर आप बेसिक ऑपरेशन करते हैं, बेसिक ऑपरेशन मतलब कोई ह्यूमन एफर्ट लगाते हैं स्किल के साथ और कुछ पैदा करते हैं जमीन से, तो वो एग्रीकल्चर इनकम कहलाती है। उसके साथ साथ कुछ ऐसे ऑपरेशंस भी हैं जो बेसिक ऑपरेशन के बाद सब्सिक्वेंट ऑपरेशन हैं, वो भी एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट होंगे। जैसे फॉर टेक एन एग्जांपल, अगर मैं गेहूं की बात करूं, मैंने गेहूं उगाया, गेहूं का पेड़ जब भी उगता है, वो पेड़ उग गया, मैंने काट कर जमीन पर डाल दिया, क्या उसको मैं बेच सकता हूं? नहीं, उसको कोई नहीं खरीदेगा जब तक थ्रेशर से उसको निकालेंगे नहीं, जब तक उस पेड़ से, उस पौधे से गेहूं का दाना नहीं निकालेंगे, वो गेहूं का दाना कोई नहीं खरीदेगा, पेड़ को कोई नहीं खरीदा। तो थ्रेशनिंग करना मतलब सब्सिक्वेंट ऑपरेशन करना, ये भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। तो दो बातें हुई, अगर आप बेसिक ऑपरेशन करते हैं और अगर आप सब्सिक्वेंट ऑपरेशन करते हैं, तो हम पढ़ के आ रहे हैं डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। उसमें एक पार्ट है इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर और अदर रिलेटेड एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। पहले आप करेंगे बेसिक ऑपरेशन नेसेसरी फॉर पर्पज ऑफ रेजिंग प्रोड्यूस फ्रॉम द लैंड, जमीन से आप कुछ उगा रहे हैं लेबर और स्किल की मदद से, ह्यूमन लेबर लगी और स्किल लगी है। Subsequent operation performed after the produce sprout out from the land, वो जमीन से बाहर आ गया, sprout from the land, वो जमीन से बाहर आ गया, उसके बाद आपने कुछ ऑपरेशन किया in conjunction with and in continuation of basic operation। continuation of basic operation है क्योंकि वो चीज वैसे ही मार्केट में नहीं बिकती है, उसको आपको फिनिश करके ही बेचना पड़ेगा, दैट्स व्हाई कॉल्ड सब्सिक्वेंट ऑपरेशन। तो अगर इन दोनों एक्टिविटी से कुछ भी आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ, आइदर बेसिक ऑपरेशन आइदर सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी एग्रीकल्चर इनकम। बेसिक ऑपरेशन मैंने बता दिया, किसान ने जमीन पड़ी थी खाली, उस पर
ट्रैक्टर से उसको जोता, फिर उसमें गेहूं धान बोया, दैट इज कॉल्ड बेसिक ऑपरेशन। धान बड़ा हुआ, धान की कटाई हुई, कटाई के बाद थ्रेशर से निकाला, दैट इज सब्सिक्वेंट ऑपरेशन, फिर उस गेहूं को बेचा, ये एग्रीकल्चर इनकम होगी। लेकिन इसी की जगह पर कॉफी, चाय की अगर मैं बात करूं, उसकी पत्तियों को तोड़ के सुखा के उसको पूरा पैकिंग वैकिंग करके बेचा जाता है, तो इसमें बिजनेस इनकम भी आती है, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। दोनों में बाइफर्केशन है। आप उस पत्ती को सुखा के वैसे भी बेच सकते थे, बट आपने वो सुखाया, उसको अच्छी तरह साफ किया, उसको पॉलिश वॉलिश करवाया, जो करवाया, उसको पैकेजिंग की, बढ़िया से लेबलिंग की, फिर उसको जाके मार्केट में बेच दिया, तो वो बिजनेस इंक्लूड हो गया उसमें। मतलब कहने का मतलब सिंपल सिंपल ये है, बेसिक ऑपरेशन या सब्सिक्वेंट ऑपरेशन तभी तक एग्रीकल्चर माने जाएंगे, तब तक वो जरूरी थे उस चीज को मार्केट में बेचने के लिए। जहां पर आपने एक्सेस चीज कर दी और वो सब्सिक्वेंट ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। फॉर टेक एन एग्जांपल, आपने आम की खेती की, आपने आम की खेती की, आम लगे, आपने आम तोड़े बेच दिए, कॉल्ड एग्रीकल्चर इनकम। बट आपने क्या किया, आम की खेती की, आम तोड़े, आपने उन पर बढ़िया से पॉलिशिंग वॉलिशिंग की, बढ़िया से उन पर लेबलिंग की, अपना वो स्टिकर चिपकाया आम पर या अनार पर या सेब पर, उसको पेटी में पैक किया, काट की पेटी में या गत्ते की पेटी में, बढ़िया से उस पर अपना मार्का लगाया, फिर उसको सेल किया। इसमें बिजनेस ऑपरेशन भी आ गया। एग्रीकल्चर इनकम के साथ साथ इसमें क्या आ गया, बिजनेस ऑपरेशन भी, क्योंकि आम वैसे भी बिक सकता था, बट आपने उसको और अच्छा करके बेचा है, ऑब्वियसली अपने दाम ज्यादा लिया होगा, ठीक है। लेकिन गेहूं की बात करूं तो गेहूं का पेड़ ऐसे ही आप नहीं बेच सकते, थ्रेशिंग करके गेहूं निकाल कर बेचना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है सर, तो कोई भी अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, मतलब गेहूं, धान, बाजरा, दाल, चावल, चीनी वगैरह, कोई नर्सरी में पेड़ है, ये सारी चीजें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, तो उनसे क्या होगा, ये एग्रीकल्चर इनकम। दूसरा, पहला, रेंट या रेवेन्यू अगर आपको रिसीव हो रहा है, रेंट का मतलब क्या है, तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। मतलब आपको रेंट रिसीव हो रहा है, बट जिस भी जमीन का रेंट आपको रिसीव हो रहा है वो एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए, सिचुएटेड इन इंडिया होनी चाहिए, तब वो रेंट क्या माना जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम। रेंट रेवेन्यू ड्राइव्ड फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। Rent received by the original tenant from subtenant would also be agriculture income। मैंने किसी से जमीन ली बटाई पर और मैंने आगे किसी को दे दी बटाई पर, वहां से मुझे कुछ मिला, एग्रीकल्चर इनकम होगी। बट सामने वाले ने भी वो चीज एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज की, ये नहीं है उसमें टेंट लगा दिया और उसको किराए पर चढ़ा दिया, नो। रेवेन्यू का मतलब क्या है, अगर आपको रेवेन्यू रिसीव हो रहा है, फीस रिसीव्ड फॉर रिन्यूअल ऑफ लीज ऑफ लैंड वुड बी रेवेन्यू ड्राइव्ड फ्रॉम लैंड। अगर आपने कोई लीज पर जमीन दी थी और वो लीज आपकी रिन्यू हुई है, तो आपको फीस मिली है, किससे, लैंड से, तो भी ये एग्रीकल्चर इनकम होगी, बशर्ते वो लैंड इंडिया में होनी चाहिए और वो लैंड आपने जो लीज पर दी है, सामने वाला बंदा भी उसको किस पर्पज के लिए यूज करे, एग्रीकल्चर पर्पज के लिए। कहने का मतलब ये है, ये चैप्टर जब आप पढ़ोगे, पूरा कंक्लूजन जब निकालोगे, लास्ट में जाओगे, तो आप देखोगे कि सिर्फ इसमें एक बात पर फोकस करना था, जो चीज लैंड है उस पर खेती होनी चाहिए, बस। अगर उस पर खेती नहीं है तो फिर वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं कहलाएगी। एंड द लास्ट, agriculture income may be derived from farm building required for agriculture operation। building should be in on immediate vicinity of the land के चारों तरफ, farm building used as dwelling house और storage house। मतलब इस पॉइंट का मतलब समझो क्या है, मतलब ये है कि आपका खेत है, खेत के अंदर ना कुछ एक छोटा सा एक कमरा बनाते हैं, उसमें आप स्टोरेज कर सकते हो, उसमें पानी की मोटर लगी रहती है,
जब खेत में पानी देते, पानी की मोटर उसी एक कमरे के अंदर लगी रहती है, उसको आप स्टोरेज के तौर पर यूज कर सकते हो। उसमें आप कुछ भी अपना जो एग्रीकल्चर का मशीनरी वगैरह है वो उसमें रख सकते हो। दैट मीन्स वो एग्रीकल्चर पर्पज के लिए ही है। और वो ये नहीं है खेत आपका यहाँ पे, उससे 5 किलोमीटर दूर कोई आप 2 कमरे बना रखे हैं और वहां पर कह रहे हो उन कमरों में ना हम ये काम करते हैं, तो फिर ये एग्रीकल्चर इनकम, उस कमरों से आने वाला रेंट, ना भाई ना, ना भाई ना। ये फार्म बिल्डिंग का मतलब है वो कमरे आपके इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द लैंड, मतलब उस जमीन के अंदर या बहुत नजदीक, बहुत नजदीक। हाँ यार यहीं पर था। अगर वहां से कोई इनकम आ रही है इस तरह की, तो वो भी क्या कहलाएगी? एग्रीकल्चर इनकम। एंड द फोर्थ वन इज इनकम फ्रॉम स्पेलिंग सीड्स ग्रोइंग इन नर्सरी। अगर आप नर्सरी में कुछ बीज वगैरह का ग्रो कर रहे हैं, वहां से आपने कुछ बेचा, तो वो भी आपकी एग्रीकल्चर इनकम कहलाएगी। नट शेल में अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर इनकम, इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम सेल ऑफ सीड्स, एग्रीकल्चर इनकम अभी तो बताया है। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग ऑफ फ्लावर्स एंड क्रीपर्स, एग्रीकल्चर इनकम। रेंट received from land used for grazing of cattle required for agriculture activity, agriculture income. Income from growing of bamboos, agriculture income. जबकि इनकम फ्रॉम ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक, आपने भेड़ बकरियां पाल रखी हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है। पोल्ट्री फार्म खोल रखा है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है। मछली पालन करते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है। डेयरी फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है। आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर आ गई। अगर आपको कंपनसेशन रिसीव हुआ है इंश्योरेंस कंपनी से ऑन अकाउंट ऑफ डैमेज ऑफ क्रॉप, फसल क्रॉप होने के कारण, तो भी ये एग्रीकल्चर इनकम आएगी। लिख लो, अगर आपको कंपनसेशन रिसीव हुआ क्रॉप, फसल के डैमेज होने के कारण, तो भी वो इनकम क्या मानी जाएगी? एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ फॉरेस्ट, ट्रीज, वाइल्ड ग्रास, फ्लावर्स, जो बिना किसी ह्यूमन एफर्ट के उगे हैं, वो मैंने कहा ही था ह्यूमन एफर्ट डालना जरूरी है। मैं जैसे जंगली घास आपने बेच दी काट कर, कोई जंगली पेड़ बेच दिए, वो आपकी कभी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं मानी जाएगी। बात समझ आई कि नहीं आई? आ गई सर। चलो क्वेश्चन पढ़ो, समझो क्या कहना चाहता क्वेश्चन, कवि कविता से क्या कहना चाहता। क्वेश्चन पढ़ो साथ में आंसर पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो साथ में आंसर पढ़ो। टेक योर टाइम। इस वाले कॉन्सेप्ट को पहले एक बार आराम से या तो वीडियो पॉज कर दो या एक बार समझो, खुद से रीड आउट करो। जब तक खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक कोई फायदा नहीं है। सिर्फ मैं पढ़ा के चला जाऊंगा, क्या फायदा होगा? मुझे तो आता ही है कॉन्सेप्ट, आपको आना जरूरी है। आपको आना जरूरी है। हाँ जी। रीड आउट किया? Discuss whether rent received for letting out agricultural land for a movie shooting and amount received from sale of seedling in nursery adjacent to agriculture land, adjacent to agriculture land, कभी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं होगी। owned by SSC can be regarded as agriculture income। एग्रीकल्चर लैंड को आप किराए पर दे रहे हो मूवी शूटिंग के लिए, नहीं, वो एग्रीकल्चर लैंड आप किराए पर दो, लेकिन किराए पर दोगे तो सामने वाला उसको क्या यूज करना चाहिए? एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। पढ़ो आंसर पढ़ो। rent for movie shooting, it is not an agriculture income since it is not income derived through agriculture, एग्रीकल्चर के थ्रू इनकम नहीं आ रही है। दिस कॉन्स्टिट्यूट्स रेंटल इनकम फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पस। सेल ऑफ सीडलिंग्स इन नर्सरी, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट्स, सीडलिंग्स ग्रोन इन पॉट्स
इन नर्सरी कॉन्स्टिट्यूट एग्रीकल्चर इनकम। हाउएवर नर्सरी में अगर उगाते तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी थी। हाउएवर in this case such income is not derived from agriculture land but from a nursery adjacent to it, hence it does not constitute agriculture income। agriculture land पर उगाना जरूरी। हाँ जी, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्त? यस और नो? डाइजेस्ट करो कॉन्सेप्ट, तुम्हारे लिए रुका हुआ हूं, समझो, फिर चलेंगे आगे। चलो जी, सेल ऑफ अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। सेल ऑफ अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मतलब क्या है? मतलब यह है जो मैंने एग्जांपल दिया था, अगर आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही बेच रहे हो, गेहूं बेच रहे हो, गाजर बेच रहे हो, मूली बेच रहे हो, आलू बेच रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, एग्रीकल्चर इनकम है। दाल बेच रहे हो, दालें बेच रहे हो, तो सारी एग्रीकल्चर इनकम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा, इनकम आपकी फुल्ली एग्जेम्प्ट। बट सच land should be used for agriculture purpose and such land should be in India। at the same time आप क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उससे आपने कुछ प्रोड्यूस किया, उसको फर्दर मैन्युफैक्चरिंग या रीप्रोसेस किया और फिर उसको सेल किया। बात समझना, बात समझना, मैं पूरा कॉन्सेप्ट पर जोर दे रहा हूं इसलिए कि आपने कुछ एग्रीकल्चर पर प्रोड्यूस किया, आपने फर्दर उस पर कुछ कार्यवाही की और फिर आपने उसको सेल कर दिया। जैसे गन्ना, शुगर केन बेस्ट एग्जांपल है। गन्ना उगाया, गन्ना डायरेक्ट बिक सकता है मार्केट में, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप गन्ना बेचोगे एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट। लेकिन आपने क्या किया? आपने सोचा गन्ने से गुड़ बनाता हूं, गुड़ बेचूंगा, तो ये बिजनेस एक्टिविटी, ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है। कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर से उगा हुआ, जमीन से उगा हुआ कोई भी प्रोडक्ट अगर एज इट इज बिक सकता है, बिकने लायक है मार्केट में, तब तक ही एग्रीकल्चर इनकम है। इस चैप्टर की खास बात यह है, दो चीजें बस ध्यान रखना, एग्रीकल्चर इनकम तब तक होगी जब तक वो प्रोडक्ट एज इट इज बिक सकता है, जमीन से उगा, तब तक एग्रीकल्चर, उसके बाद बिजनेस एक्टिविटी। दूसरा, जब भी कोई भी चीज उगे या कहीं पर भी आप रेंट पर दो, कुछ भी हो, वो लैंड का यूज क्या होना चाहिए? एग्रीकल्चर, तब जाकर ही ये चैप्टर लगता है, अदरवाइज टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है सर, गन्ने से गुड़ बना के बेचा, गन्ने से चीनी बनाकर बेच दी। आम लगा, आम की बाहर दुकान खोल दी, जूस की दुकान खोल दी, जूस बेच रहे हो, ये एक बिजनेस एक्टिविटीज है। आम एज इट इज बिक सकता है मार्केट में, आम तोड़ा, आम का जूस निकाला, फिर बेचा, पैकेजिंग करके आम का जूस बेचा, नहीं, फिर आप नहीं, बिजनेस एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं होगी, ये बिजनेस एक्टिविटीज में आ जाएगी। तो उसने कहा अगर आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है तो ठीक है, फिर एग्जेम्प्ट है। ये मैंने इतना गुणगान गा दिया, ये सब एग्जेम्प्ट है, सब एग्जेम्प्ट है।
वो कह रहा है अदर प्रोडक्ट्स के लिए। अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो एग्रीकल्चर के साथ साथ बिजनेस एक्टिविटी भी आती है, आम तोड़कर जूस बेचना, आम तोड़कर जूस निकालना, उसको पैक करना, रियल जूस के डिब्बे बनाना और फिर बेचना, एग्रीकल्चर एक्टिविटी की बिजनेस एक्टिविटी? सर एग्रीकल्चर एक्टिविटी, दैट्स कॉल्ड सेल ऑफ अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। रूल 7, अगर आप सेल इन रॉ फॉर्म में कर रहे हो तो टोटल आपकी क्या हो जाएगी? एग्रीकल्चर इनकम। वही आप पर सेल कर रहे हो आप, लेकिन आफ्टर प्रोसेस कर रहे हो। आप सेल कर रहे हो उस प्रोडक्ट की, लेकिन आफ्टर प्रोसेस कर रहे हो, उस केस में क्या होगा? प्रोसेस इज कंपल्सरी फॉर साइड, सेल होगा यहां पर, ये साइड नहीं है, सेल है। प्रोसेस इज कंपल्सरी फॉर सेल, सेल के लिए कंपल्सरी था वो करना, उसके बिना बिकेगा ही नहीं एग्रीकल्चर इनकम। गेहूं, वीट, धान, बाजरा, उसको थ्रेशिंग करना फिर बेचना। प्रोसेस इज ऑप्शनल फॉर सेल, गन्ना, शुगर केन, आम, मैंगोज। तो आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है उसको अलग कर लो, पीजीवीपी को अलग कर लो। सर कैसे कर लें? फॉर टेक एन एग्जांपल, आपने जिस दिन वो आम, वो गन्ना, वो मैंगो, वो शुगर केन भेजा अपनी फैक्ट्री में जूस बनाने के लिए, गुड़ बनाने के लिए, चीनी बनाने के लिए, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू देख लो। आप मान लो कि ये आप हो और ये कोई और है आपका ही बिजनेस, लेकिन 2 मिनट के लिए मान लो ये आप हो, आपने किसी और को बेच दिया, इस हाथ से दूसरे हाथ को दे दिया। मान लो इस हाथ में आपका शुगर केन गन्ना था और आपने इस दूसरे हाथ को अपने को ही वो चीज दे दी, तो जिस दिन आप इस हाथ से इस हाथ में दो, उस दिन का फेयर मार्केट वैल्यू ले लो। अपने मन में एज्यूम कर लो इस हाथ ने इस हाथ को बेच दिया, है आपके पास ही, आपको सब पता है, लेकिन मान लो इसने इसको बेच दिया। किस रेट पर बेचेगा? जिस दिन इस हाथ से इस हाथ में ये सामान जाएगा, उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू निकाल लो, वो लिख लो, सेल वैल्यू मान लो उसको, सेल वैल्यू। उसमें से माइनस कर दो इस सामान को उगाने में क्या कॉस्ट लगी, जो भी बचेगा वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी। अब जब इस हाथ में ये सामान आ गया, तो इस सामान को मानो ये दूसरा हाथ है, दूसरी फैक्ट्री है, अब इसकी कॉस्टिंग क्या है? इसको आपने कितने पर खरीदा? सेपरेट एंटिटी मानो इसको। सर इसने हमने इसको खरीदा जो इस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू थी, तो इसकी कॉस्ट होगी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर यूज, माइनस आपने कुछ फर्दर प्रोसेसिंग की, मशीन में से निकाला, उसकी कॉस्टिंग, फर्दर प्रोसेस कॉस्ट, पीजीबीपी आ जाएगी, जितने में ये फाइनल प्रोडक्ट बिकेगा। फॉर टेक एन एग्जांपल, मैं एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल के थ्रू इसको समझाता हूं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं किसका? तरबूज का एग्जांपल लेते हैं, तरबूज का ले लेते हैं। तरबूज है, हाँ सर, मैंगो ले लो, तरबूज ले लो, मौसमी ले लो, ऑरेंज ले लो, कुछ भी ले लो, हाँ सर। अब वो खेत में उगा, हाँ सर, खेत में रखा हुआ है, हाँ सर। मैंने 1 जनवरी को उस आम को कहां पर बेच दिया? अपनी फैक्ट्री में। 1 जनवरी को, 1 जनवरी को मैंने देखा एक आम की, एक मैंगो की कीमत 100 रुपए थी, मैंने उसको यहां से यहां भेज दिया। तो एग्रीकल्चर, खेत वाली इनकम, जो खेत में बनिया बैठा होगा, जो मुंशी बैठा होगा, उसने वो इनकम कितने की बनाई होगी? सर उसने वो इनकम बनाई होगी 100 रुपए की सेल, माइनस उसको उगाने में 40 रुपए का खर्चा, 40 रुपीज, 60 रुपीज का एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट। अब आ गए हम फैक्ट्री में। फैक्ट्री में जब आया तो फैक्ट्री वाले को, है अपनी ही चीज दोनों, लेकिन फैक्ट्री वाले को ये आम कितने में पड़ा, ये मैंगो कितने में पड़ा? सर ये 100 रुपए में आया था खेत से, ठीक है, ठीक है सर, 100 रुपए में इसकी कॉस्टिंग है। मैंने इससे जूस निकाला और जूस का एक रियल का एक जूस बनाया, रियल का 2 लीटर का, और वो मैंने 200 रुपए में बेच दिया। अब 200 रुपए जो रुपए आए, उसमें से कॉस्टिंग कितनी थी? सर 100 रुपए इस आम को खरीदने की, 50 रुपए मान लो इसको मशीनरी में प्रोड्यूस करने की, बिजली पानी रेंट वगैरह, तो 200 माइनस 100 जो एक्चुअल कॉस्ट थी, 50 रुपीज इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, 50 रुपीज का मेरा प्रॉफिट होगा। वो जो 50 रुपीज का प्रॉफिट होगा वो मेरी पीजीबीपी की इनकम कहलाएगी। होप सो आपको अब ये समझ आया
होगा। नहीं समझ में आया? क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। खुद से रीड करो, खुद से, ताकि समझ आए। मैं तो रीड करवा दूंगा, मेरी तो 2 मिनट लगनी, लेकिन खुद से जब तक रीड नहीं करोगे तब तक अच्छे से समझ नहीं आएगा। खुद से रीड करो। चले आओ फटाफट। मिस्टर बी grows sugarcane and uses the same for the purpose of manufacturing sugar in his factory। ठीक है, 30% of the sugar produced is sold for 10 lakh। अगर मेरा इतना बड़ा खेत था तो उसमें से 30% इसने 10 लाख में सेल कर दिया शुगर केन। तो ये तो क्या होगी मेरी एग्रीकल्चर इनकम, सीधा सीधा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, गन्ना बेच दिया। हाँ सर, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सच शुगर केन इज 5 लाख। इसको कल्टीवेट करने की कॉस्ट है 5 लाख। तो जो बैलेंस 5 लाख बचा, 5 लाख माइनस 5 लाख, वो मेरी हो गई एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट 10(1) में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ 70% इज 14 लाख। जो ये 70% है, इसको उगाने की जो कॉस्ट है वो 14 लाख है। एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सेम इज 22 लाख। इसकी जो मार्केट वैल्यू है आज के दिन वो 22 लाख है। आफ्टर इनकरिंग 1.5 लाख ऑन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑन द बैलेंस शुगर केन, इस 70% का जो बैलेंस है इस पर 1.5 लाख रुपए इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग, 1.5 लाख मैन्युफैक्चरिंग खर्चे लगा दिए। द शुगर इज सोल्ड, चीनी आपने बेच दी 25 लाख में। तो 25 लाख में से माइनस कर दो 22 लाख, माइनस कर दो 1.5 लाख, जो भी बचेगा आपकी एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगी 1.5 लाख आपकी बिजनेस इनकम आ जाएगी। और income from sale of sugarcane is agriculture income and income from sale of sugar is business income। बिजनेस इनकम मैं निकालूं, सेल प्रोसीड कितना 25 लाख रुपए। हाँ सर, उसमें से मार्केट वैल्यू ऑफ 70% ऑफ शुगर केन यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर माइनस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, बिजनेस इनकम कितनी आ गई सर 1.5 लाख। हमारी कितनी आई थी सर 1.5 लाख, ये रही। एग्रीकल्चर इनकम
मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर केन प्रोड्यूस माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। मार्केट वैल्यू ऑफ शुगर केन प्रोड्यूस कितना है सर? 10 लाख यहां पर इस 30% की, और जो 20 लाख 22 लाख हमने बेची वो ये। देखो एक बार दोबारा से देखो, साफ साफ लिखवा देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा गलत सा हो गया, गलत सा मतलब ये घिचमिच घिचमिच हो गया, यहाँ पर पूरा डायग्राम बिगड़ गया। थर्टी परसेंट 70%, इस 70% में कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ सर। 70% उसने बैलेंस जो बचा था उसको ना प्रोसेस करके चीनी बना के बेच दी, शुगर बना के। उस दिन जब हमने ये पूरा शुगर केन ट्रांसफर किया, उस दिन कॉस्टिंग, उस गन्ने की कॉस्टिंग, उस शुगर केन की कॉस्टिंग कितनी थी? 22 लाख रुपए। तो 22 लाख रुपए में सेल मानूंगा 30% में भी। हाँ सर, 22 लाख रुपए माइनस करवा दिए। ये शुगर जो 70% से 70% गन्ने से जो शुगर बनी वो हमने कितने में बेच दी? 25 लाख रुपीज में। और उस पर फर्दर मैन्युफैक्चरिंग कितना किया? 1.5। टोटल कितना बचा सर? 1.5 का बैलेंस बच गया। ये आपकी होगी बिजनेस इनकम। इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ, जो 30% था, 30% का जो गन्ना गन्ना आपने बेचा था, सिर्फ गन्ना बेच दिया था, वो 10 लाख का बेचा था। हाँ सर। 22 लाख का फैक्ट्री में गन्ना ट्रांसफर कर दिया जिससे आपने चीनी बनाई, शुगर बनाई। 10 लाख का आपने गन्ना बेच दिया था किसी बाहर के इंसान को। टोटल कितना हो गया? 32 लाख रुपए। कॉस्टिंग कितनी है? कॉस्टिंग कितनी है सर? अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं, कहां गया? हाँ, कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो कॉस्टिंग, एक बार सारा चीज हटा दो, सब कुछ एक बार फ्रेश कर दो इसको। कॉस्टिंग है सर मेरी 5 लाख, तो एक है, एक का मतलब द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सच शुगर केन इज 5 लाख। 10 लाख का जो गन्ना बेचा, जो ये वाला बेचा, इसकी कॉस्टिंग कितनी है सर? इसकी कॉस्टिंग 5 लाख है, इस वाले की। इसकी कॉस्टिंग कितनी है? कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ 70% 14 लाख। इसकी कॉस्टिंग है 14 लाख। अब माइनस करवा दो, 22 प्लस 10 माइनस 14 माइनस 5, 13। 13 लाख की मेरी एग्रीकल्चर इनकम हो गई। समझो 2 मिनट लगा के मैंने क्या बोला है, खुद से समझो, दिमाग लगाओ। 30% का गन्ना बेच दिया, ऐसे कैसे? जमीन पूरा खेत है, सुनो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बंद कर दो। पूरा का पूरा खेत है, उस खेत का 30% का जो शुगर केन है, जो गन्ना है, वो मैंने 10 लाख में बेच दिया। उस गन्ने को उगाने की कॉस्ट थी 5 लाख, तो 10 में से 5 गए, 5 लाख की मेरी एग्रीकल्चर इनकम हो गई। ठीक है। जो बाकी का 70% है उसको मैंने ट्रांसफर कर दिया अपनी ही फैक्ट्री में, वहां पर मैं चीनी बनाऊंगा। जिस दिन मैंने ट्रांसफर किया उसकी वैल्यू कितनी थी? 22 लाख। मान लो ये सेल हो गई, एक हाथ से दूसरे हाथ में चली गई, सेल हो गई। सेल हो गई, कितना हुआ? मान लो 22 लाख आ गया आपके पास। 22 लाख आ गया, उस 22 लाख के गन्ने को उगाने में 14 लाख का खर्चा था, तो 22 माइनस 14 8 लाख यहां पर हो गया। तो 8 प्लस 5 8 प्लस 5 कितना हो गया? 13 लाख। 13 लाख की एग्रीकल्चर इनकम। बिजनेस की बात कर लेते हैं। ये जो चीनी बनी वो आपने 25 लाख में बेच दी। आपने एक बिजनेस की इनकम मानी थी, हाँ सर, ये 22 लाख यहां पर इनकम मानी थी, उसमें से 14 लाख के खर्चे माइनस किए थे, तब आपका एग्रीकल्चर इनकम आया था। हाँ सर, जब एक की इनकम मान ली थी तो दूसरे जो बिजनेस है उसका ये कॉस्टिंग हो जाएगी। एक की इनकम मान ली, दूसरे का खर्चा हो गया। हाँ सर, मान लो 2 मिनट के लिए मान लिया करो, दोनों अलग अलग बिजनेस है, आपका आसानी से निकल जाएगा, समझ में आ जाएगा समझ क्वेश्चन। 22 लाख
उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी 1.5 लाख, बैलेंस कितना रहेगा 25 लाख माइनस 22 लाख माइनस 1.5 लाख, 1.5 लाख की जो बची आपकी वो हुई बिजनेस इनकम। फटाफट खुद से एक बार देखो, खुद से अब दोबारा देखो। फटाफट देखो एक बार। हाँ जी हो गया, चल सकते हैं आगे, फटाफट चल सकते हैं आगे। हाँ सर, डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट वैल्यू, जो मैंने अभी बताया कि उस दिन की मार्केट वैल्यू ले लो। इफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज कैपेबल ऑफ बीइंग सोल्ड इन द मार्केट एज सच और आफ्टर ऑर्डिनरी प्रोसेस, गेहूं थ्रेशनिंग की थी, व्हीट थ्रेशर चलाया था इस पर, मार्केट वैल्यू क्या होगी, वैल्यू कैलकुलेटेड एट एवरेज प्राइस एट विच इट हैज बीन सोल्ड ड्यूरिंग द रेलेवेंट, अगर ये बेच दिया होता तो क्या वैल्यू मिलती। इफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज इनकैपेबल ऑफ being sold in the market as such after ordinary process, अरे यार ये गेहूं वाला नीचे लिखना, यहां पर मैंगो लिखना या शुगर केन लिखना। तो गेहूं में मार्केट वैल्यू होगी कल्टीवेशन एक्सपेंस प्लस रेंट पेड फॉर द लैंड इन विच इट इज ग्रोन, सच प्रॉफिट एज एओ थिंक इट इज रीजनेबल। कहने का मतलब ये मार्केट वैल्यू वही होगी जो उस दिन की, अगर इसको मार्केट में बेचते तो क्या वैल्यू निकल कर आती। नट शैल में क्रक्स यही है। हाँ जी, ये वाला एग्जांपल आप खुद से करेंगे, ये है आपके लिए होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 3 है होमवर्क आपके लिए, यहां पर नहीं करना, घर से करना क्लास खत्म होने के बाद। चलो जी, अब बात आई जिसके आप रट्टे लगाते हो, किसके लगाते हैं सर, कॉफी, चाय, रबर, लेटेक्स। देखिए बात क्या थी, इन 3-4 बिजनेसेस के लिए ही ये रेशियोज बांटे गए। मतलब सर, मतलब ये शुगर केन है, मैंगोज से जूस बनाना है, अदर कोई बिजनेस है, ये बहुत कम लेवल पर है। लेकिन आप कॉफी का बिजनेस देखोगे, अगर आप चाय का बिजनेस देखोगे इंडिया में, अगर आप रबड़ का बिजनेस देखोगे तो ये भारी मात्रा में है। इन्होंने 3-4 बिजनेसेस के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला हम नहीं जानते, हम इसमें ये चीज अप्लाई नहीं करेंगे जो आपने अभी तक अप्लाई की थी, ये आप अदर प्रोडक्ट्स में यूज कर सकते हैं। दिस वन सेल ऑफ अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, आप इनमें ये चीज यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको इन चीजों में डील करना है तो हम आपको बताएंगे जितना भी रेवेन्यू आएगा उसका इतना परसेंट एग्रीकल्चर इनकम, इतना परसेंट सेल इनकम, बिजनेस इनकम। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर आप थोड़ा बहुत झोल कर सकते हो, आपके पास है मार्केट वैल्यू निकलवाना, सर्टिफाई करवाना, सरकार को भी पता है, ऊपर नीचे बात हो सकती है। बट जब आप जीएसटी वगैरह की यहाँ पर सारी रिटर्नें भरोगे, सारी चीजें होंगी, तो फिक्स सरकार को कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई मार्केट वैल्यू नहीं निकालनी, कोई खर्चे वर्चे नहीं देखने, सीधा करना है जितना आया उसका 60% एग्रीकल्चर इनकम, बाकी बिजनेस इनकम टोटल का। एक बात ध्यान रखना, जो ज्यादा वाला परसेंटेज है वो हमेशा एग्रीकल्चर इनकम रहता है, हायर परसेंटेज विल ऑलवेज इंडिकेट
दैट इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। सिर्फ 3-4 ही बिजनेस क्यों? क्योंकि इसका इंडिया में बहुत बड़े लेवल का बिजनेस है, दैट्स वाई ये बाइफरकेट किए गए हैं। अपॉर्शनमेंट ऑफ इनकम बिटवीन बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम। रूल 7A 7B 8 आप इनको याद करेंगे। इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबर, लेटेक्स, सेनेक्स। किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है, रबर भी वही है, लेटेक्स भी वही है, सेनेक्स भी वही है, तीनों किसी भी नाम से आ सकते हैं। तो जितना भी इनकम हो उसका 65% आप एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे, 35% आप बिजनेस इनकम मानेंगे। अगर आपका ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग कॉफी का बिजनेस है, साथ में ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड क्योर्ड, तो 75% 25%। कॉफी ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड, शब्द आ गया रोस्टेड एंड ग्राउंडेड, तो ये परसेंटेज हो जाएगी 60-40। कॉफी में ही 2% है, दोनों की दोनों कॉफी में है। कॉफी नॉर्मली ग्रोन एंड क्योर्ड करते हो तो 75% ज्यादा हिस्सा हमने एग्रीकल्चर में मान लिया, कम हिस्सा हमने बिजनेस में मान लिया। लेकिन आपने उसको क्योर्ड भी कर दिया, रोस्टेड कॉफी, और उसमें एक और फर्दर प्रोसेस कर दी, तो फिर एग्रीकल्चर इनकम 75% से कितना बना दी? 60%, और बिजनेस इनकम बढ़ा दी 25% से 40%। क्यों ऐसा कर दिया? क्योंकि आपने एक और एडिशन रोस्टेड और कर दिया, कॉफी को रोस्ट और कर दिया, मतलब आपने और उसमें बिजनेस इंक्लूड कर दिया। तो जितना जितना एग्रीकल्चर काम कम होता जाएगा, बिजनेस का बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे एग्रीकल्चर इनकम कम करते जाएंगे और बिजनेस इनकम को हम बढ़ाते जाएंगे। तो जो अगर नॉर्मल कॉफी उगाई है, क्योर की है और बेच दी, तो 75% 25%। लेकिन उसी कॉफी को आपने उगाया है, क्योर किया है, रोस्ट किया है, ग्राउंडेड किया है, उस केस में सीधा सीधा आपकी एग्रीकल्चर इनकम कम कर देंगे, बिजनेस इनकम बढ़ा देंगे। और चाय के केस में ये रेशियो हो जाएगा 60% 40%। रबर और चाय, ध्यान देना, रबर और चाय दोनों का 1-1% है, लेकिन कॉफी में 2%। ये याद रखना बस, ठीक है? ठीक है सर। Above bifurcation should be done after PGBP deduction. Example, depreciation. Assume total income of SSC from business only for depreciation purpose. Total depreciation from WDV से माइनस करके चलेंगे। छोटा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। मिस्टर जे मैन्युफैक्चर लेटेक्स रबर from the rubber plant grown by him in India. These are then sold in the market for 30 lakh. Cost of growing rubber plant 10 lakh. That of manufacturing latex 8 lakh. Compute his total income. हाँ जी, पहले खर्चे माइनस कर दो। कितने में बेचा सर? 30 लाख में। 30 लाख में बेच दिया, हाँ सर। खर्चे माइनस करो, उसमें से क्या क्या खर्चा हुआ। कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग रबर प्लांट कितना है सर? 10 लाख, माइनस कर दो। उसमें से और क्या माइनस करोगे? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेटेक्स 8 लाख। और कोई खर्चा है? कंप्यूट इज टोटल इनकम। और कोई खर्चा नहीं है, तो ये हो गया 12 लाख। 12 लाख खर्चे माइनस करने के बाद जो भी इनकम आएगी उसका आप 65%, रबड़ का केस है तो 65% और 35%। हाँ, 12 लाख का 35% कितना हो गया? 4.2 4.2 लाख एंड 7.8 लाख। तो ये जो ज्यादा वाला है वो क्या हो जाएगा मेरा? एग्रीकल्चर इनकम, और जो कम वाला है वो हो जाएगा बिजनेस इनकम। चलो आंसर देखते हैं। टोटल इनकम ऑफ मिस्टर जे कंप्राइज of agriculture income and business income. Total profit from the sale of latex 30 lakh, 10 lakh, 8 lakh, 12 lakh. Agriculture income 65%, 7.8 lakh. Business income 35% of 12 lakh, 4.2 lakh. आंसर आपके सामने, आंसर आपके सामने।
हाँ जी, समझ आया कि नहीं आया? सर आ गया। इसको एक बार माइंड में बिठाओ, अपने खुद से पढ़ो आराम से, 5 मिनट लगा के। 5 मिनट का आपको खुद से पढ़ना है। मैं फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन दूंगा, होमवर्क नहीं होगा, यहीं पर करना है फटाफट। समझ आ गया? चल सकते हैं? हाँ सर चल सकते हैं, आ जाओ भाई, फटाफट आ जाओ। एक क्वेश्चन लिखो एज सुन एज पॉसिबल। क्वेश्चन बहुत शानदार है, क्वेश्चन बैंक में नहीं है, अलग से लिखवा रहा हूँ, एग्जाम का ही क्वेश्चन है आपका। मिस्टर कुणाल एज्ड 62 years individual engaged in business of roasting and grounding of coffee drives income of 10 lakh in financial year. He has not earned any other income. Compute टैक्स लाइबिलिटी। बी पार्ट ये हो गया आपका ए पार्ट। व्हाट वुड बी योर आंसर इफ he also engaged in business of growing and curing coffee? निकालो आंसर, आप निकाल सकते हो। क्वेश्चन बहुत सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आंसर मुझे आपसे चाहिए, यू हैव टू सॉल्व दिस। फटाफट सॉल्व करो, टेक योर टाइम।
निकाल लिया? 1 मिनट और लो। एक मिनट और लो। चलो, टाइम खत्म हुआ आपका। पहले में किसने, मिस्टर कुणाल इज एंगेज्ड इन, individual engaged in the business of roasting and grounding of coffee drives income 10 lakh in the financial year। चलो जी, अब मुझे बताओ किसने इस केस में, इसने क्या बोला सर? इसने सिंपल बोला है कि उसका बिजनेस ना ये है सर, ये वाला रोस्टेड एंड ग्राउंडिंग। सर रोस्टेड एंड ग्राउंडिंग हमने सर कर दिया 60% और 40%। दैट मीन्स हमने कर दिया सर 10 लाख का 6 लाख और 4 लाख। ये हो गया मेरा एग्रीकल्चर इनकम और ये हो गई मेरी बिजनेस इनकम। किसने ये किया है पहले वाले केस में? प्लीज टेल मी। कानों से धुआं निकलेगा अब तुम्हारे। सीए करने चले हो, आओ। Mr. Kunal, aged 62 years, individual engaged in the business of roasting and grounding of coffee, drive income of 10 lakh in the financial year. He does not earn any other income. Compute tax liability. Compute tax liability. अगर आपने ये किया है तो आपने गलत किया है, ये गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने बोला वो बिजनेस करता है रोस्टिंग एंड ग्राउंडिंग का, जबकि शब्द यहां पर क्या है? अगर वो ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ग्रोन एंड क्योर्ड कॉफी, ग्रोन क्योर्ड रोस्टेड और ग्राउंडेड, जबकि यहां पर शब्द क्या था? सिर्फ बिजनेस करता है। वो ग्रो तो वो करता ही नहीं, जबकि दोनों में शब्द है ग्रोन। ग्रोन वो तो है ही नहीं, ग्रो तो वो करता ही नहीं। वो खेत में नहीं उगाता, वो तो किसान से खरीदता है और उसको रोस्ट एंड ग्राउंडेड कर देता है और बेच देता है। उसका तो बिजनेस है, फैक्ट्री है, शहर में रहता है, गांव वाँव का इसका कोई मतलब नहीं है, एग्रीकल्चर से इसका कोई मतलब नहीं है। तो ये नहीं होगा, ये टोटली इसकी बिजनेस इनकम है। एक आंसर। लिखो, इफ मिस्टर कुणाल is doing only
बिजनेस ऑफ कॉफी रोस्टिंग एंड ग्राउंडिंग, then full income would be business income. Full income would be business income. उसकी पूरी की पूरी इनकम क्या होगी? बिजनेस इनकम। तो कितना कमाया था उसने? सर 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए पर टैक्स लगाओ। सर शॉर्टकट बता रखा आपने, 1,12,500 प्लस करवा दूंगा HEC@4%। अगर आपने ये किया है तो फिर गलत किया है। क्या बात कर रहे सर? हाँ सर, कैसे गलत किया है? एज कितनी है? अरे सर 3 लाख का स्लैब लगेगा, 2.5 लाख का स्लैब नहीं लगेगा। सर कंफ्यूज्ड भैया, सीए है, थोड़ा संभल कर चलो। 1,10,000 का 4%, 4400। 114400। क्या बात है? 1,14,400। That would be final answer. उतारो, अगर किसी ने नहीं उतारा है तो ये होगा फाइनल आंसर। इफ मिस्टर कुणाल इज डूइंग ओनली बिजनेस ऑफ कॉफी रोस्टिंग एंड ग्राउंडिंग, देन फुल इनकम वुड बी बिजनेस इनकम। वो कंफ्यूज कर सकता, वो ग्रो शब्द उसने दिया ही नहीं। उसने बोला ही नहीं कि वो उगाता है जमीन से, उसने तो बोला उगाए लेता है। वो तो बस रोस्ट करता है, तो पूरा बिजनेस है। फिर वहां पर एग्रीकल्चर इनकम नहीं, ये नहीं है देखा और एग्रीकल्चर आ गया, फंस गया 4 मार्क्स का, जल्दबाजी में पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, घर आकर देखा अरे यार शिट, उसने तो ये बोला ही नहीं था ग्रो करता है, वो तो सिर्फ रोस्ट करता है। तो हमेशा शब्दों को ध्यान से पढ़ो। एज्ड 62 है साहब, 62 इयर्स। आप 2.5 लाख का स्लैब मत रटो, इसीलिए ये चीजें बीच बीच में मुझे लानी पड़ती है। बुझे? जी सर बुझे। चलें? हाँ सर। चलो बी पार्ट देखो। व्हाट वुड बी योर आंसर इफ ही आल्सो एंगेज इन बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड क्योरिंग कॉफी? अब आप कर सकते हो। नाउ यू कैन डू 60-40 ग्रोइंग एंड क्योरिंग, ग्रोइंग एंड क्योरिंग। सॉरी ये कॉफी है, लेकिन यहां पर क्या था? इफ वी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड कॉफी। अच्छा हाँ, बी पार्ट। खेलने में बड़ा मजा आता है मेरे को तुम्हारे साथ। अच्छा सर, अब की बार नहीं फंसेंगे सर हम। अच्छा चलो। What would be your answer if you also engage in the business of growing and curing coffee? Sir, growing and curing coffee. Growing and curing coffee. Growing and curing coffee, sir, 75%, 25%। सीधा लगा देंगे सर। सर सीधा लगा देंगे। कितना इनकम है? सर इनकम तो आपने सेम वही 10 लाख की रखी थी। इनकम है आपकी 10 लाख। चलो जी 10 लाख को बाइफरकेट करो, 75%, 25%। जो भी मैं लिखवा के कटवाता हूँ ना, हमेशा लिख के काटा करो ताकि याद रहे, या फिर ऐसे हाईलाइट कर लिया करो कि सर ने क्या समझाया था, वरना 2 महीने बाद भूल जाओगे ये चीजें। लिख के काटा करो या ऐसे हाईलाइट किया करो। चलो जी 75%, 25%। हाँ सर, तो 7.5 लाख, 2.5 लाख, ये हो गई आपकी एग्रीकल्चर इनकम, ये हो गई आपकी बिजनेस इनकम। ठीक है, फाइनल आंसर कर दें? जल्दी बोलो, मेरे को आपको गलत करना है, लेकिन यहीं पर गलत करवाना है।
एग्जाम हॉल में ठीक करके आना है। ये भी आपका गलत होगा अगर आपने ऐसे कर दिया है तो। सर सही तो था, अब इसमें और क्या जान लोगे सर? सर इससे आगे ना हमारे तो प्राण पखेरु उड़ गए, जान निकल गई हमारी, हम कैसे करेंगे अब? पढ़ो ध्यान से, पढ़ो ध्यान से पढ़ो। ये एग्जाम के क्वेश्चन है, मैंने घर से नहीं बनाए हुए, समझो बात को। वट वुड बी, वट वुड बी योर आंसर इफ ही ऑल्सो, पार्ट ए की कंटिन्यूटी में ही, अगर ये एंगेज्ड है ग्रोइंग एंड कॉफी में भी। आ जाओ। इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी, इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी, पढ़ो ध्यान से। इनकम ड्राइव्ड फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी ग्रोन, क्योर्ड, रोस्टेड, ग्राउंडेड, 60-40। आपने सिर्फ क्या पढ़ा? सर सिर्फ ग्रो है, क्योर है, तो इस पर 75 लगा दो, 25 लगा दो। ग्रो है, क्योर है, नहीं, ये वाला केस नहीं लगता इसमें ये वाला केस लगता, क्योंकि यहां पर शब्द था ऑल्सो, दैट मीन्स वो रोस्टेड और ग्राउंडेड भी करता है। पहले वाला केस का ही बी पार्ट कंटिन्यूटी में था। अब आंसर ठीक निकालोगे आप लोग। अरे यार, इफ, लिखो आंसर, इफ एसएससी इज ए डबल एस ई डबल एस डबल ई, ए डबल एस ई डबल एस डबल ई, इफ एसएससी इज engaged in growing, curing, roasting coffee, then his income would be, his income would be divided as agriculture income, and non-agriculture income। मतलब कितना परसेंट कर देंगे? 60-40, 60-40 है ना, 60-40, 60-40, 6 लाख 4 लाख, ये हो गया मेरा एग्रीकल्चर इनकम और ये हो गया मेरा बिजनेस इनकम। हाँ जी, ये हो गया मेरा 60-40। लिखो, if SSC is engaged in curing, roasting coffee, then his income would be divided as agriculture income and non-agriculture income as per fixed percentage, 60%, 40%, 60%, 40%। तुम्हें अपना बनाने की कोशिश की है। हाँ जी, चलें? चलो सर, चलिए साहब, चलिए। आगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? पार्शियल इंटीग्रेशन से या मेथड ऑफ एग्रीगेशन से, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में या आज ही करवा दूंगा। कॉन्सेप्ट आज तो शायद मुश्किल होगा, लेकिन वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। टैक्स, टैक्स लायबिलिटी
would be calculated using method of aggregation या partial integration। बहुत गंदी राइटिंग है, कोई बात नहीं, उतार लो, होमवर्क है ये आपके लिए। आज जगह छोड़ देना, एक पेज इससे आगे, एक पेज नहीं आधा पेज ही छोड़ देना, आधा पेज ही छोड़ देना, आधे पेज में सॉल्व हो जाएगा। पार्शियल इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ एग्रीगेशन, वो कॉन्सेप्ट जब करवाऊंगा तब जाकर ही आप इसमें आंसर सॉल्व कर पाएंगे, तब जाकर आप इसका आंसर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है सर, चलो जी, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ एक बात, हमारा तुम्हारा यही कॉन्सेप्ट बचा है बस पार्शियल इंटीग्रेशन का। अरे वाह, चलो आज ही करा देते हैं इसको भी, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है जो स्क्रीन पर है, इसके अलावा खत्म हो जाएगा ये वाला कॉन्सेप्ट, इसके अलावा ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। चलो जी, आईपैड लगा दिया मैंने चार्जिंग पे, चार्जिंग इसने पकड़ ली है। अब हम इस कॉन्सेप्ट को आज खत्म करेंगे, दैट मींस ये चैप्टर मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। आधा पेज छोड़ देना, वो आंसर मैं सॉल्व करवा दूंगा अभी, या होमवर्क खुद से कर लेना। पार्शियल इंटीग्रेशन या मेथड ऑफ एग्रीगेशन, कहानी क्या है, पहले आपका बेस पता होना चाहिए ताकि कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसे। देखिए, मेथड ऑफ एग्रीगेशन, पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि मेरे जैसे शरीफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या फिर दूसरे एडवोकेट्स या फिर तीसरे डॉक्टर्स, लॉयर्स, जो भी हैं प्रोफेशनल्स, कहने का मतलब इन लोगों ने एक ना रिवाज शुरू कर दिया इंडिया में। क्या किया, और उनको सलाह देने वाले कौन, अपने भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट से। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बोला यार एक काम करते हैं, हाँ प्रैक्टिस में खूब पैसा आता है, हाँ सर, सर्विस सेक्टर है, हाँ सर, कॉस्टिंग कम है, हाँ सर, डॉक्टर को भी दिमाग से पैसा कमाया जाता है, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर जितने भी है सब कुछ है, आर्किटेक्ट, सब कहां से पैसा कमाते हैं, दिमाग से। बेचते क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ दिमाग की उपज। ठीक है, कंसल्टेंसी फीस भारी मात्रा में। इन्होंने बोला यार सरकार के पास टैक्स बहुत जा रहा है, बोले हाँ, बोले एक काम करते हैं, हाँ बोला बोल, बोले एक काम कर, खेत खरीद ले। अच्छा, गांव में कहीं खेत खरीद लिए इन्होंने, पैसा बेशुमार, या 1-2 एकड़ ही खरीद लिया, क्या फर्क पड़ता है, 1-2 एकड़ तो आ ही जाएगा। खेत खरीद लिए, बोले एग्रीकल्चर इनकम आ रही है जी हमारी तो। मान लो शहर में, मान लो शहर में कितना कमाते हैं, 1 करोड़, क्या बोले 50 लाख उधर कर दिया ट्रांसफर। 30% पर टैक्स होता है, हाँ सर, 10 लाख से ऊपर, हाँ सर, 50 लाख बोले एग्रीकल्चर इनकम है, एग्जैम्प्ट, 50 लाख का टैक्स सेव कर लिया, 60 लाख बोल दिया। बोलने में क्या जा रहा है, थोड़ा बहुत टैक्स भर दिया, सरकार भी चुप, ये भी चुप। कभी किसी एओ को पता चला, बोला यार ये क्या हो रहा है, ये लोग कर क्या रहे हैं। धीरे धीरे फाइनेंस मिनिस्ट्री तक बात पहुंची, बोले यार ये तो प्रोफेशनल्स हैं, भारी मात्रा में है, ऐसा नहीं है 2-4 डॉक्टर्स हैं इंडिया में, 2-4 लॉयर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, इंटीरियर डेकोरेटर हैं, सब ने यही काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो गई। उन्होंने बोला यार ये तो गलत यूज हो रहा है। वो बोले एक काम करो, पार्शियल इंटीग्रेशन ले आओ, मेथड ऑफ एग्रीगेशन ले आओ, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है आपसे, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होगी, हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, एग्रीकल्चर इनकम तब ही एग्जेम्प्ट होगी, एग्रीकल्चर इनकम तब ही एग्जेम्प्ट होगी जब वो इकलौती होगी। अगर वो किसी के साथ आई, अगर वो अकेली आई तो मेरी है, अगर वो किसी के साथ आई तो मेरी नहीं है, फिर वो उसी की है। दैट मीन्स सरकार कहती है अगर अकेली एग्रीकल्चर इनकम आ रही है तो वो मेरी है, उसको हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। वो किसी के साथ आ रही है तो वो पराई है, वो मेरी नहीं है, फिर वो उसी की है, फिर हम एग्जेम्प्ट नहीं करेंगे, हम क्षमा नहीं करेंगे, हम माफी नहीं देंगे, हम टैक्स लेंगे। किसी के साथ, वो साथ वाला कौन है या कौन नहीं है, वो साथ वाला है अदर इनकम। मतलब एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी आईटीआर में सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम जाती है फुल्ली एग्जेम्प्ट 10(1) में, 10(1) में सॉरी,
अगर उसके साथ में कोई और इनकम दिखा दी आपने, बिजनेस इनकम, कंसल्टेंसी फीस, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, पीजीबीपी, तो यू हैव टू पे टैक्स, और यू हैव टू कैलकुलेट टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन। जो ये पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड ऑफ एग्रीगेशन लगाओगे तब जाकर ही आपकी कैलकुलेशन ठीक मानी जाएगी। फिर हम एग्रीकल्चर इनकम को टोटली एग्जाम नहीं करेंगे। आप मेथड ऑफ एग्रीगेशन लगाओ, आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बने आप दे देना, हम कुछ नहीं कह रहे। बेस पता चला ये कॉन्सेप्ट आया क्यों? कभी भी क्वेश्चन में टोटली बोला हो सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम, एग्जाम कर दो। ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या बोल देगा, ये चीज है ना, ये टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए, टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए नहीं है। देखो साथ में, हाँ जी, हाँ जी, कहां था मैं? हाँ, मैं था कि एग्रीकल्चर इनकम कभी भी टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि ये एग्जेम्प्ट है। ये सिर्फ पार्शियल इंटीग्रेशन में टैक्स कैलकुलेट करने के लिए पार्ट बनेगी, अदरवाइज टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। ये सारी चीजें मैं लिखवाऊंगा, चिंता मत करो। पहले एक बार रीड कर लो छोटा मोटा। देयर एग्जिस्ट एन इनडायरेक्ट वे ऑफ टैक्सिंग एग्रीकल्चर इनकम। वो कह रहे हैं एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स करने का इनडायरेक्ट वे है। डायरेक्टली टैक्स नहीं लगा रहे, इनडायरेक्टली लगा रहे। कैसे? इट इज नोन एज पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम विद एग्रीकल्चर इनकम। नॉन एग्रीकल्चर इनकम विद एग्रीकल्चर इनकम। कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हो, कंसल्टेंसी फीस आ रही है आपके आईटीआर में, विद एग्रीकल्चर इनकम। तो वो कहते तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने अपनी इनकम को डाइवर्ट कर दिया। कैश में आती है साहब, बोल दे कैश में। पीजीबीपी में पढ़ते हो एग्रीकल्चर में कैश खर्चे भी अलाउड है। हाँ सर, समझ में आया? लिंक किया करो चीजों को। Objective of partial integration: tax the non-agriculture income at higher rates. Applicability of partial integration: individual, HUF, AOP, BOI, artificial person, company and HUF not applicable लिख लेना। मतलब ये सिर्फ उन्हीं पर लगेगा जिन पर स्लैब रेट लगता है। स्लैब रेट वाले एसएससी पर ही लगेगा, अदरवाइज पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लगेगा। कंपनी या फिर फर्म्स पर नॉट एप्लीकेबल, यहां पर नॉट एप्लीकेबल मिसिंग है, एनए दोनों के लिए लिख लेना, हाथ से लिख लेना। कंपनी एंड फर्म पर ये पार्शियल इंटीग्रेशन नहीं लगता। कंडीशन फॉर पार्शियल इंटीग्रेशन क्या है? नेट एग्रीकल्चर इनकम, नेट एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड करनी चाहिए 5,000 से, एंड साथ में नॉन एग्रीकल्चर इनकम एक्सीड करनी चाहिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से। दैट्स व्हाई ये सिर्फ उन्हीं पर लगता है जिन पर स्लैब रेट लगता है, क्योंकि कंडीशन है कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर करना चाहिए। कंपनी में और पार्टनरशिप फर्म में कभी भी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं होती। दूसरा एक और रीजन पार्शियल इंटीग्रेशन उस पर नहीं लगता, क्यों? क्योंकि आप इन्हीं एसएससीज का कभी भी एमओए ऑब्जेक्ट क्लॉज नहीं होते। पार्टनरशिप फर्म की पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है ये फर्म क्या काम करेगी, उसके अलावा वो कोई काम नहीं कर सकती। कंपनी के एमओए में लिखा रहता है ये कंपनी क्या काम करेगी। इंडिविजुअल के कौन सा एमओए, कौन सी पार्टनरशिप डीड, कहीं नहीं लिखा होता है क्या काम करेगी। वो कुछ भी काम कर सकता है, किसी भी तरह का बिजनेस कर सकता है, लेकिन इन पर्संस का स्पेसिफिकली ऑब्जेक्ट क्लोज होता है, उसमें लिखा रहता है कि ये क्या काम करेंगे। दैट्स व्हाई पार्शियल इंटीग्रेशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काम ही वो करेंगे जो इनके ऑब्जेक्ट क्लोज में लिखा है। अदर देन वो कुछ काम करेंगे वो इनकम कंसीडरेबल होगी ही नहीं। लेकिन ये हरामी ऐसे हैं, ये कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने इनको बाहर रखा। पता चला ये रीजन क्या कॉन्सेप्ट है? आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। आप कैसे निकालेंगे पार्शियल इंटीग्रेशन? बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, बहुत सिंपल। इधर फोकस करो। क्या करना है? टैक्स निकालना है आपको। सबसे पहले टैक्स निकालना है नेट एग्रीकल्चर इनकम पर और नॉन एग्रीकल्चर इनकम पर। नेट एग्रीकल्चर इनकम का क्या मतलब है? इनकम माइनस खर्चे, लॉस होगा तो लॉस एडजस्ट कर लेना, ठीक है। प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम पर टोटल इनकम। टैक्स निकाल लिया? हाँ सर। फिर आप टैक्स निकालोगे नेट एग्रीकल्चर इनकम पर प्लस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट पर, मतलब एग्जेम्प्ट इनकम पर।
सर मतलब एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है? हाँ सर। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट एग्जेम्प्ट होती है? हाँ सर। तो एग्जेम्प्ट है तो दोनों, एग्जेम्पशन पर टैक्स निकालोगे। स्टेप 1 में से स्टेप 2 माइनस कर दोगे, उसके बाद उसमें एचईसी वगैरह अगर सरचार्ज एप्लीके तो सरचार्ज लगा के खत्म कर दोगे। सम अराइव्ड इन स्टेप 3 शैल बी इंक्रीज्ड बाय सरचार्ज इफ एप्लीकेबल, मार्जिनल रिलीफ इफ एप्लीकेबल, and reduce by rebate under section 87A, add health and education cess 4%। खत्म पार्शियल इंटीग्रेशन। इतना ही था, चुन्नू सा चैप्टर था, टॉपिक था। आओ सॉल्व करो ये वाला क्वेश्चन, खुद से सॉल्व करना ऊपर वाले स्टेप्स को देख के। मैं चाहता हूं प्रैक्टिकली आप खुद से सॉल्व कर ले, कुछ भी नहीं है। इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड है, हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड है, जयपुर में कोई एग्रीकल्चर लैंड है उससे इनकम हो रही है, और एक्सपेंस दे दी है। मतलब एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट इनकम भी है, साथ में नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। दैट मींस यहां पर हम ये नहीं बोल सकते कि भैया एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है टैक्स मत लगाओ, नहीं। मैं टोटल इनकम में नहीं लूंगा, बट मैं पार्शियल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट जरूर लगाऊंगा, सिर्फ टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। नेट एग्रीकल्चर इनकम कितनी? 2,80,000 माइनस 1,70,000, 2,80,000 माइनस 1,70,000 नेट एग्रीकल्चर इनकम आ गई, प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम 1,80,000 प्लस 2 लाख, सबको जोड़ दो, मतलब पहले 3 को जोड़ दो, चौथे वाला माइनस कर दो, जो भी आएगा उस पर टैक्स निकाल दो। दूसरा आप क्या करोगे, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख प्लस एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम कितनी? 2,80,000 माइनस 1,70,000, जो भी फिगर आए उस पर टैक्स निकाल दो। एक टैक्स में से दूसरा टैक्स माइनस कर दो, जो भी बचेगा उस पर सरचार्ज एचईसी मार्जिन रिलीफ लगा के क्वेश्चन खत्म कर दो, हो गया। खुद से एक बार ट्राई करो, फिर मैं आंसर दिखाता हूं क्या आंसर आएगा। खुद से फटाफट ट्राई करो। छोटा सा है यार, बड़ा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा कॉन्सेप्ट था, बड़ा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा कॉन्सेप्ट था। कंडीशन जरूर याद रख लेना, पार्शियल इंटीग्रेशन तभी लगता है तब आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम, बोले तो नेट एग्रीकल्चर इनकम मतलब सेल माइनस खर्चे माइनस लॉस ऑल्सो आपकी 5,000 से ऊपर है, प्लस इनकम फ्रॉम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, मतलब नॉन एग्रीकल्चर इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। आ गया होगा कई बच्चों का, तो 1-2 मिनट और ले लो, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। मोटा मोटी चैप्टर खत्म हो गया। अगली क्लास में क्या करूंगा, सारा एक बार आधा घंटा लगा के पूरा रिवाइज करवाऊंगा, पूरा रिवाइज करवा दूंगा, ताकि आपके जहन में बैठ जाए। मेरी तरफ से चैप्टर ओवर है। हाँ जी, निकाल लिया, मैं निकाल दूं एक बार। नॉन एग्रीकल्चर इनकम 1,80,000 प्लस 2 लाख, 3,80,000 प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम, प्लस नेट एग्रीकल्चर इनकम मतलब 4,90,000 पर सबसे पहले टैक्स निकालो, 4,90,000 पर सबसे पहले टैक्स निकाला। ये देखो स्टेप 1 4,90,000 कहां से आया, 3,80,000, मतलब इन दोनों को जोड़ दिया 3,80,000, इसमें से इसको माइनस करवा दिया, जो भी फिगर बची उसको जोड़ दिया 1,10,000, इस पर टैक्स निकाला 4,90,000 माइनस 2.5 लाख, कितना आ गया 2,40,000 का 5% कितना आया 12,000, लिख दिया सर। अब क्या करो, अब मेरी नेट एग्रीकल्चर इनकम लो, 2,80,000 माइनस 1,70,000 मतलब 1,10,000 प्लस 2.5 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट 3,60,000 पर निकालो टैक्स। सर ये आया 5,500, 5,500। कहने का मतलब ये है इसमें जब भी टैक्स निकालोगे नेट एग्रीकल्चर इनकम पर ही निकालोगे, 2,80,000 माइनस 1,70,000 उसी पर 5% कर दो, क्योंकि 2.5 लाख फिर तुम्हें माइनस करना है। दोबारा 2,80,000 माइनस 1,70,000,
कितना आया 1,10,000। आपने क्या किया 1,10,000 प्लस बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट जोड़ के कितना आया सर 3,60,000। 3,60,000 इसमें से आप जब टैक्स निकालोगे माइनस दोबारा 2.5 लाख करोगे, कहने का मतलब नेट शेल में आपको 1,10,000 का ही 5% निकालना है 5500। हाँ सर 5500 को माइनस कर दो 12,000 में से कितना है 6500। 6500 रिबेट आ गई 87 नील। खत्म कहानी, कहानी खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। सेम यही कॉन्सेप्ट आपको यहां पर अप्लाई करना था। टैक्स लायबिलिटी वुड बी कैलकुलेटेड यूजिंग एग्रीगेशन ऑफ मेथड पार्शियल इंटीग्रेशन। आ जाओ मैं ही सॉल्व करवा देता हूं इसको। तो आ जाओ फटाफट मैं सॉल्व करवा देता हूं इसको। क्या है इसमें, कहां गया आपका, हाँ जी, एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितना है, दोनों इनकम है। कौन से वाला क्वेश्चन है सर ये कॉफी रोस्टिंग वाला जो तुमने गलत किया था। 6 लाख एग्रीकल्चर इनकम है, 4 लाख बिजनेस इनकम है। टैक्स ऑन टोटल इनकम कितना है सर 10 लाख की इनकम है, 10 लाख की इनकम है, इस पर टैक्स निकाल दो सर। इस पर टैक्स निकाल देते हैं। उम्र कितनी है, उम्र सर इसकी एज है 62 ईयर्स, मतलब 1,10,000। 1,10,000 हाँ सर। टैक्स निकाल दो एग्जेम्प्ट इनकम पर। तीन लाख प्लस एग्रीकल्चर इनकम कितनी है सर 6 लाख, 9 लाख पर टैक्स निकाल दो। 9 लाख पर टैक्स निकालने गया मैं तो मैंने देखा कि 5 लाख तक तो 12,500 अप टू 5 लाख 12,500। हाँ सर माइनस 9, 6 लाख करना है यार यहाँ पे। हाँ 4 लाख, 4 लाख का 20% ये आ गया 80,000। प्लस 12,500 नहीं, इसमें 3 लाख का स्लैब लगेगा। हाँ सर इसमें 3 लाख क्योंकि 62 ईयर्स है तो 10,000। तो 80,000 प्लस 10,000 90,000 हो गया। हाँ सर कितना आ गया सर 20,000। 20,000 रिबेट दे दो, रिबेट 12,500। हाँ सर माइनस करो 20,000 माइनस 12,500 कम्स टू 7,500 प्लस करवा दो HEC एट द रेट 4% का 4% HEC 300 7,800 टैक्स लायबिलिटी 7,800 टैक्स लायबिलिटी। $7,800 टैक्स लायबिलिटी। हाँ जी देखो समझ आया। अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम के साथ नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, मतलब कॉफी, रबर, टी, लेटेक्स वगैरह क्वेश्चन जो भी आएगा उसमें हमेशा एग्रीकल्चर इनकम प्लस नॉन एग्रीकल्चर इनकम होगी। हाँ सर तो उस क्वेश्चन में हमेशा पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा। हाँ सर इसीलिए करवाया। एक तीर से कितने शिकार करवा दिए। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, पार्शियल इंटीग्रेशन प्लस आपका जो परसेंटेज वाला है टैक्स कैलकुलेशन वो भी करवा दिया। हाँ जी बोलो जी बात समझ आई। हाँ सर समझ आई, आगे चल सकते हैं। सर 2 मिनट एक बार दे दो, खत्म ही हो गया यार, छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया, लॉस फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम। लॉस फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर लॉस शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट एग्रीकल्चर इनकम ओनली।
एग्रीकल्चर इनकम का लॉस एग्रीकल्चर इनकम से ही सेट ऑफ हो सकता है. इफ सच लॉस कुड नॉट बी सेट ऑफ इन दैट प्रीवियस ईयर, देन कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ अप टू मैक्सिमम अप टू 8 ईयर अगेंस्ट एग्रीकल्चर इनकम ओनली. एग्रीकल्चर इनकम ओनली. लॉस फ्रॉम एग्रीकल्चर इनकम आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं. अब अगर कोई समझदार बच्चा हो तो उसके दिमाग में ये डाउट जरूर आना चाहिए, सर एक बात बताओ. मैंने कहा हाँ. मेरे को किसी लक्ष्मीनगर में किसी बच्चे ने पूछा था. उसके बाद मैं हर बैच में ये बात खुद से बताने लगा, क्योंकि बच्चा पूछता नहीं है. कईयों को डाउट नहीं आता भाई, जो मास्टर जी ने पढ़ा दिया वही पूरा है, उसके अलावा कुछ नहीं. फिर मैंने बताना शुरू की ये बात कि सर एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट होती है, इसका लॉस कैरी फॉरवर्ड करने का क्या फायदा. एक चीज मेरी एग्जेम्प्ट है, मैं आगे लेकर जा रहा हूं, कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं. एडजस्ट मैं किससे कर पाऊंगा, एग्रीकल्चर इनकम से. मेरी इस साल एग्रीकल्चर इनकम है, एग्जेम्प्ट है, ठीक है. अगले साल मेरा लॉस हो गया, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड कर दिया. उससे अगले साल फिर प्रॉफिट हो गया, वो तो पहले ही एग्जेम्प्ट है. तो लॉस माइनस करके क्या फायदा, उससे एडजस्ट करवा के. आया दिमाग में ये वाला डाउट, एक के आया था. आज तक एक ही बच्चे ने मुझसे पूछा ये डाउट. हाँ जी, ये डाउट आया दिमाग में या नहीं आया. बोलो जी फटाफट. इसका तरीका क्या है, रीजन क्या है. फर्स्ट रीजन इज दैट कि जब भी मैं मेथड ऑफ एग्रीगेशन लगाता हूं, मैंने क्या बोला था, नेट एग्रीकल्चर इनकम. मैंने क्या बोला था, एग्रीकल्चर इनकम माइनस एक्सपेंसेस माइनस लॉस. तो जब मैं मेथड ऑफ एग्रीगेशन लगाऊंगा तो मुझे नेट एग्रीकल्चर इनकम चाहिए. दैट्स व्हाई ये लॉसेस माइनस करना जरूरी है. अगर मैं लॉसेस माइनस नहीं करूंगा तो जब मैं पार्शियल इंटीग्रेशन या फिर मेथड ऑफ एग्रीगेशन, एक दोनों एक ही कॉन्सेप्ट का नाम है, जब मैं पार्शियल इंटीग्रेशन या मेथड ऑफ एग्रीगेशन लगाऊंगा मेरा टैक्स ज्यादा आ जाएगा. दैट्स व्हाई मेरे को ये चाहिए. दूसरा रीजन, मेरे को ये इसलिए चाहिए ताकि मैं अपनी नेट टैक्सेबल इनकम पर टैक्स लगवाऊं. मतलब जो मेरी इनकम है वो नेट होकर आए लॉस एडजस्ट होने के बाद, ना कि ग्रॉस इनकम पर टैक्स लगाऊं. मेरी नेट इनकम टैक्स हो, ना कि ग्रॉस इनकम मेरी टैक्स हो जाए. दो रीजन है ये. आप एक याद रख लो, एक भी बहुत है, कि पार्शियल इंटीग्रेशन में जरूरत पड़ती है मुझे. दैट्स व्हाई मुझे इसकी जरूरत है एडजस्ट करने की. और अगर पार्शियल इंटीग्रेशन मान लो कोई अननोन बिजनेस एक्टिविटी नहीं है आपकी, तो उस केस में सिंपल सिंपल क्या करोगे, बिजनेस एक्टिविटी है आपकी, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है, तो पार्शियल इंटीग्रेशन लगा दोगे अगर आपकी बिजनेस एक्टिविटी है तो. अगर बाई चांस मान लो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरी नेट एग्रीकल्चर इनकम है, तो मैं हमेशा चाहूंगा मेरी नेट इनकम पर टैक्स हो, ना कि ग्रॉस इनकम पर टैक्स हो. नेट इनकम कब आएगी, लॉस एडजस्ट होने के बाद. बात समझ आई. हाँ सर समझ आई. चलिए जी, यहां पर आकर आपका चैप्टर होता है पूरा. मैं 1 मिनट लगा के देख रहा हूं कोई कॉन्सेप्ट हो, बचा हो. नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा मेरी तरफ से. मेरी तरफ से आप लोगों के लिए इस चैप्टर से हाँ एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है. बस 1 मिनट रुक जाओ, मैं उसको एक बार बता देता हूं. लिख लो इस बात को, बस लिख लो एक बार, मैं समझा देता हूं. लिख लो इस बात को. अगर कोई भी कंपनी है जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करती है और वो डिविडेंड बांटती है, तो जो वो डिविडेंड है वो एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी, वो नॉर्मल डिविडेंड होगा. बहुत सिंपल सी बात है. कोई भी कंपनी है वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड बांट रही है, तो वो डिविडेंड नॉर्मल डिविडेंड है, उसका नॉर्मल ट्रीटमेंट करना है, नॉर्मल एप्लीकेबल टैक्स रेट लगाना है.
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स कर देना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई पार्टनरशिप फर्म है और वो अपने पार्टनर्स को सैलरी, ध्यान देना सैलरी, प्रॉफिट तो एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10(2)(a) में, अगर वो सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है और वो पार्टनरशिप फर्म एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इंडल्ज थी, तो फिर जो पार्टनर को सैलरी मिल रही है या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है वो क्या होगा, एग्रीकल्चर इनकम। दोनों में फर्क है। कंपनी ने जो डिविडेंड बांटा वो नॉर्मल डिविडेंड है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्स वगैरह करते ना। पार्टनरशिप फर्म ने डिविडेंड बांटा, पार्टनरशिप फर्म ने सैलरी दी या फिर पार्टनरशिप फर्म ने अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, तो वो क्या होगा, वो होगा एग्रीकल्चर इनकम। और कंपनी और पार्टनरशिप फर्म दोनों किसमें है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी में। जो पार्टनरशिप फर्म वाला केस है वो RM चिदम्बरम, हाँ अगर मैं सही नाम प्रोनाउंस कर रहा हूं, सॉरी, RM चिदम्बरम पिल्लई वर्सेस CIT में डिसाइड हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है पार्टनरशिप फर्म वाला। पार्टनरशिप फर्म एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इंडल्ज है और वो अपने पार्टनर्स को रेम्युनरेशन सैलरी दे रही है या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है, तो ये एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। जबकि अगर कंपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इंडल्ज है और वो अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही है, तो डिविडेंड नॉर्मल डिविडेंड होगा। ये बात लिख लेना अपने शब्दों में, स्पेस आपके पास बतेरा है, ठीक है जी। बाकी मैंने इससे सारा करवा दिया। अगर आपको रेंट रिसीव हो रहा है, जो मैंने एक एग्जांपल करवाया था ना, आपने लैंड दी आगे रेंट पर, हाँ सर आपने रेंट, ये भी लिख लेना, दो बात तो ये, एक डिविडेंड वाली, एक ये इंटरेस्ट वाली सैलरी रेम्युनरेशन वाली, तीसरी बात एक और लिख लेना, अगर कोई भी रेंट आपको मिल रहा है एग्रीकल्चर लैंड से, एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी। हाँ सर, वो रेंट डिले हो गया तो उस पर आपने इंटरेस्ट लिया, तो वो जो इंटरेस्ट आ रहा है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं होगी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होगा। चैप्टर कंप्लीट। ये तीन बातें लिख लेना, ये नोट्स में अपडेट नहीं थी, ये मैंने यहां पर आपको बता दी हैं। नोट्स में अपडेट नहीं थी, ये चीजें मैंने आपको यहां पर बता दी हैं। ठीक है जी, कैसा लगा एग्रीकल्चर पढ़ के? मैं नेक्स्ट क्लास में इसको रिवाइज करवाऊंगा पक्का 100%। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले एक बार इसको पूरा रिवाइज करेंगे, तब तक आप एक बार अपने से खुद से रीड कर लेना। कई बार क्या होता है ना, बच्चा चक्कर क्या होता है, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, सैलरी, PGBP, अदर सोर्सेज, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, रेजिडेंशियल स्टेटस, ये वाले चैप्टर बच्चा रट के जाता है। एग्रीकल्चर इनकम कई बार बच्चा छोड़ जाता है, तो ये थोड़ा सा कम समझ में हो सकता है आए, बट स्टिल मैंने पूरा 2.25 या 2.5 घंटे में पूरा चैप्टर कवर करवा दिया विद क्वेश्चन आंसर। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी ऑन दिस नंबर फ्रॉम 7 to 8 PM, बट मैं अगली क्लास में भी इसको एक बार जरूर रिवाइज करवाऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, मोस्ट प्रोबेबली हाउस प्रॉपर्टी या सैलरी में से कोई एक। थैंक यू सो मच, बाय बाय।